हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री 2024 उसके सोल्यूशन की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला सेगमेंट कर रहे हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में 3 पार्ट में मैंने वीडियो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हमने टोटल 101 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। टोटल 169 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए, तो एक आपको आइडिया लगेगा कि एसएससी में भी हाल फिलहाल सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं। और चूंकि सीएचएसएल में टोटल 169 क्वेश्चन पूछे गए 36 सेट में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 4 to 5 क्वेश्चन एक सेट में पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा है और आगामी परीक्षाओं में भी ये इसी हिसाब से पूछा जा सकता है। तो इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा। आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 4, और ये पार्ट लास्ट होगा। मैं आपको बता दूं, ये लास्ट पार्ट होगा आज का। आज जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं, माने क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर के 169 तक पूरे क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और ये चारों वीडियो अगर आपने पहले के नहीं देखे पहले उनको देख लीजिएगा, और ये वीडियो देख करके पूरे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसका पीडीएफ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। बचा हुआ क्वेश्चन है, मैं दोबारा से इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप पीडीएफ अगर निकलवाना चाहें तो पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। और ये सारा मैटर हमारे टेलीग्राम चैनल, ये उसका लिंक है, इंग्लिश बाय विशाल पांडे। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आकर के सारा आप जो भी पीडीएफ है और पीपीटी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 तक ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ही हैज़ ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल यूथ। ही हैज़ ग्रोन इनटू माने वो जब बड़ा हुआ तो एक काफ़ी सुंदर युवक के रूप में सामने आया। अब यहाँ पर देखिए, ब्यूटीफुल और हैंडसम दो डिफरेंस दिए गए हैं। तो आपको पता है कि ब्यूटीफुल का यूज फीमेल के लिए और हैंडसम का यूज मेल के लिए किया जाता है। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप दो आंसर तो पहले कट कर देंगे ब्यूटीफुल वाले, क्योंकि ही का यूज मेल के लिए होता है और मेल के लिए हम लोग हैंडसम का प्रयोग करते हैं। ये दो ऑप्शन कट गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, इन ए हैंडसम यूथ और इनटू ए हैंडसम यूथ। तो अब यानी आपको ये यहाँ समझना पड़ेगा कि भाई ग्रो इन होता है या ग्रो इनटू होता है, क्या वर्ड यूज किया जाता है। तो ग्रो इनटू होता है। ग्रो इनटू का मतलब होता है बड़े होकर के, धीरे धीरे विकसित होकर के किसी रूप में सामने आना। तो ही हैज ग्रोन इनटू ए हैंडसम यूथ, आंसर बी हो जाएगा कि वो बड़ा होकर के एक काफ़ी सुंदर युवक बना। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रोहित इज राइट टू देम 3 टाइम्स। रोहित ने उनको 3 बार लिखा। अब हमें करेक्शन करना है। ऑप्शन में आए तो यहाँ लिखा हुआ रोहित वॉज बीइंग रिटेन, तो वॉज के साथ बीइंग्स लिखा हुआ, इसमें यस लगाया गया है और फिर रिटेन है, तो ये बीइंग होता है, बीइंग्स तो होता नहीं, यानी ये वर्ब का पैटर्न गलत लिखा हुआ है। आंसर सी देखें तो वॉज राइट, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं होती, ये भी पैटर्न गलत है। हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी पैटर्न गलत है, ये भी इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखें तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यही एक सही ऑप्शन लिखा हुआ है वर्ब का, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो आपने देखा कि कई क्वेश्चन आजकल, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, वर्ब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक बार आप इस सेगमेंट को जरूर देखिए, वर्ब का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, कई क्वेश्चन आपके उससे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ द इंस्पेक्टर्स स्माइल। इंस्पेक्टर स्माइल, स्माइल यहाँ एज ए वर्ब के रूप में आई है, ध्यान दीजिएगा, ये नाउन भी है लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में लिखा हुआ है। द इंस्पेक्टर स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। उसने जब अपना काम खत्म कर लिया और उसने जो है मार्गी के हेड को, पैटेड माने थपथपाया, और उसके इंस्पेक्टर स्माइल माने इंस्पेक्टर मुस्कुराया इस कार्य के बाद। तो अब यहाँ पर हमें वर्ब लेना है, इस कार्य के बाद मुस्कुराया, यानी ये दोनों घटनाएं लगभग आसपास की ही हैं। ही वॉज फिनिश्ड, उसने काम खत्म कर लिया था। तो जब उसने कोई चीज फिनिश कर लिया, उसके साथ की ये भी घटना है, काम फिनिश करने के बाद वो मुस्कुराया।
ये सेंटेंस अगर पास्ट में है तो इसी के साथ की ये भी घटना है तो ये भी पास्ट में होनी चाहिए, और अगर ये पास्ट में होनी चाहिए तो जो लिखा हुआ है इस्माइल वो गलत है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ नहीं आ सकती प्रेजेंट में। और आंसर बी, ये भी प्रेजेंट में लिखा हुआ, ये भी संभव नहीं है। तो ये दो ऑप्शन आपके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस आगे का जो है वो पास्ट का है और उसी के साथ का ये भी सेंटेंस है, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात ये। अब दो आंसर हमारे पास बचे, कौन कौन से? इस्माइल और वाज इस्माइल। इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए फिर वही वर्ब के बेसिक समझ का आधारित क्वेश्चन है ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस होता है? मैं अक्सर ये बात आपको बताता रहता हूं कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, माने इसको ऐसे समझना है कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ये चीज आप अपनी आदत में शामिल कर लीजिए इस चीज को चेक करने का कि जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब है उसको हमेशा देखिए, कहीं पर भी कुछ पढ़ रहे हैं तो जरूर इस बात को ध्यान दीजिए कि जो वर्ब लिखी हुई है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। या तो एक्टिव में होगी या पैसिव में होगी, कैसे डिसाइड करेंगे? अगर सब्जेक्ट के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तो आपकी वर्ब एक्टिव फॉर्मेट में हो जाएगी। लेकिन अगर यही कार्य सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, कार्य सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है या सब्जेक्ट को ही किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन है तो ये जो वर्ब है आपकी वो किस में होगी? पैसिव फॉर्मेट में होगी। तो ये एक बेसिक सेंस आपको ध्यान देना है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराया, सब्जेक्ट के द्वारा तो काम हुआ, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, तो ये पैसिव वॉइस में जो लिखा हुआ है ये सेंस गलत हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए, इंस्पेक्टर स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने काम खत्म कर लिया और उसके पेट को थपथपाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आई कैन नॉट गो आउट टू नाइट, आज रात मैं बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज क्योंकि आई विल प्रिपेयरिंग ऑफ माई इंटरव्यू टुमारो, क्योंकि मैं कल अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं। इतना पोर्शन आपको अंडरलाइन किया गया है जिसका करेक्शन यहां पर आपके सामने लिखा है। ठीक है, अगर आप देखें डिफरेंस, पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग डिफरेंस को देखें तो यहां पर आई हैड टू प्रिपेयर, ये हैड टू का यूज किया गया, पास्ट में है। हैव टू प्रेजेंट, हैव बीन प्रेजेंट, विल हैव के साथ, अब देखिए हैव बीन के साथ प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो क्या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या आता है? आप अगर आपने पढ़ा होगा ग्रामर का रूल तो आप जानते होंगे हैज बीन या हैव बीन, इसके साथ या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं या तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। दो ही वर्ब के पैटर्न इसके साथ यूज होते हैं। जब आप आईएनजी लिखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, और जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। दो ही पैटर्न इसके साथ यूज होते हैं। यहाँ पर हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यानी ये स्ट्रक्चर इंग्लिश में ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए विल हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लिखी हुई है, और आपको पता है कि विल हैव या शैल हैव, इसके साथ अगर वर्ब लिखनी है तो उनकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी पैटर्न इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसको हम बोलते हैं। ये भी पैटर्न पॉसिबल नहीं है। तो ये दो आंसर तो आपके संभव है नहीं। सी और डी हम लोगों ने कट कर दिया, किस आधार पे? वर्ब के बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर। देखिए अभी इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया, उसमें भी वर्ब के बेसिक स्ट्रक्चर पे हमने किया, यहाँ पर भी हम लोग वर्ब के बेसिक पैटर्न पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो वर्ब है उसको एक बार देख लेना है, क्या वर्ब होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका सेंस निकलता है। कई क्वेश्चन आप केवल बेसिक जान करके बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन बचा, आई हैड टू प्रिपेयर और आई हैव टू प्रिपेयर। डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट और प्रेजेंट में डिसीजन लेना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पास्ट लें कि प्रेजेंट लें, कैसे डिसाइड होगा?
इसके लिए जो दूसरा सेंटेंस लिखा रहता है उसकी मदद ली जाती है। जरा इस सेंटेंस को पढ़िए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई कैन नॉट गो आउट टुनाइट, आज रात मैं बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये आने वाली रात की बात कर रहा है, बीती हुई रात की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि आज रात मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मुझे अपने इंटरव्यू की, कल होने वाले इंटरव्यू की तैयारी करनी है। यानी ये जो कार्य है ये भी पास्ट का नहीं है, बल्कि आगे आने वाले किसी कार्य की बात कर रहा है। इसलिए पास्ट का लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। हैव टू प्रिपेयर गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा? बी ऑप्शन, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अनिवार्यता को दर्शाता है, कोई काम जो आपके लिए फ्यूचर में करना जरूरी है। जैसे आपने कहा आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है हैव टू, हैज या हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अनिवार्यता या बाध्यता को दर्शाता है। ये दो सेंस देता है, अनिवार्यता या बाध्यता या मजबूरी का, और उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड फिट, प्लेयर को घोषित किया गया था फिट एंड इन एक्सीलेंट हेल्थ, माने कि वो फिट है और उसका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है, टू प्ले द फाइनल मैचेज, फाइनल मैचेज को खेलने के लिए। और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या लिखा हुआ है? राइट एज रेन, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, अप इन द आर्म्स, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन माने बहुत प्रसन्न होना, सातवें आसमान पर होना। अप इन द आर्म्स, अप इन द मान किसी के खिलाफ विद्रोह करना। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, किसी को बेसहारा छोड़ देना, है कि नहीं? और राइट एज रेन, राइट एज रेन बारिश की तरह एकदम सही होना, तो यही सेंस होता है फिट एंड एक्सीलेंट हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप फिट हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एज रेन, फिट एंड एक्सीलेंट हेल्थ। अगर आप फिट हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एज रेन। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट एज रेन। इसका मतलब फिट एंड इन एक्सीलेंट हेल्थ, माने अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप फिट हैं, फिट एंड फाइन है, तो उसके लिए राइट एज रेन इडियम्स है जिसका यूज किया जाता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी ये क्वेश्चन इडियम्स पे आधारित था, इस चीज को समझना है। एज देयर वॉज नो वन, क्योंकि कोई भी नहीं है, टू लुक थ्रू द ऑर्फन, उस ऑर्फन को लुक थ्रू करने के लिए, ही हैड टू टेक रिफ्यूज इन द ऑर्फनेज, उसको अनाथालय में, ऑर्फनेज माने अनाथालय, उसको अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। टेक रिफ्यूज होता है, टेक रिफ्यूज माने शरण लेना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, लुक थ्रू को अंडरलाइन किया गया है, सारी वर्ब आपकी दी गई हैं और सारी वर्ब आपकी फ्रेजल वर्ब हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब पर आधारित है। ठीक है, तो पहला वर्ड देखिए क्या दिया, सारी मीनिंग में बता देता हूं। लुक अपॉन, टू कंसीडर आर रिगार्ड समथिंग, किसी चीज पे विचार करना या किसी चीज को समझना, एनालिसिस करना, लुक अपॉन होता है किसी चीज पे विचार करना। फिर अगली जो वर्ड है लुक डाउन अपॉन, ये एसएससी ने पूछा हुआ है लुक डाउन अपॉन को, और एक से अधिक बार ये वर्ब एसएससी के एग्जाम्स में पूछी गई है अलग अलग जगहों पर। टू कंसीडर समथिंग, टू कंसीडर समबडी आर समथिंग एज इंफीरियर, माने किसी को तुच्छ नजरिए से देखना, किसी को तुच्छ नजरिए से देखना, लुक डाउन अपॉन।
ये इसका मीनिंग हो जाएगा लुक डाउन अपॉन का। ठीक है, अगली जो वर्ड हमारी देखिए लुक आफ्टर। लुक आफ्टर आप सभी लोग जान रहे होंगे, लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना। और अगली जो फ्रेजल वर्ब हमारी है लुक थ्रू, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है लुक थ्रू। लुक थ्रू को अलग अलग सेंस में हम लोग यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लुक थ्रू। लुक थ्रू के दो अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। पहला सेंस इसका निकल के आता है कि आप किसी भी चीज को, किसी चीज के संपूर्ण चीजों को देख रहे हैं एक सरसरी निगाह से, मतलब टू टेक अ व्यू ऑफ कंटेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज की जो सामग्री है उसका एक नजरिए, एक दृष्टि, एक झलक देखना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक आपने ली, क्या है बुक में, देखें जरा क्या मैटर दिया गया। मान लीजिए आपको कोई वोकैब की बुक खरीदनी है, आप मार्केट में जाते हैं तो आप एक बार देखेंगे भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ, लाओ एक बार चेक कर लेते हैं, तो आप उसको लुक थ्रू करेंगे। एक बार देखा, उसका कंटेंट देखा आपने, क्या क्या लिखा हुआ था, ये लुक थ्रू हो गया। तो वही मैंने लिखा है टू टेक ए व्यू ऑफ कंटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के कंटेंट पर एक नजरिया डालना, एक नजर डालना। ठीक है ना, कंटेंट्स ऑफ समथिंग। चलो, एक तो लुक थ्रू का ये मतलब हो गया। दूसरा लुक थ्रू का मतलब होता है टू सर्च, किसी चीज को ढूंढना। जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे आप एंट्री करेंगे या मेट्रो में आप जाते होंगे या फिर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो जब आप घुसते हैं तो थोड़ा आपको चेक करता है कि कहीं गुटखा उटका तो नहीं लिया या कोई ऐसा सामान तो नहीं लिया आपने जिससे आगे नुकसान आप कर सकते हैं। तो ये क्या करता है लुक थ्रू। लुक थ्रू माने सर्च, सर्च करना। किसके माध्यम से? हाथ से कोई चीज टटोल के देख रहा है या आंखों निगाहों से किसी को देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि भाई कैसा आदमी है ये। तो दोनों ही सेंस में हम लोग लुक थ्रू का यूज करते हैं, टू सर्च with the help of eyes or hand। with the eyes or hand। ठीक है, चलो तो कर लोगे आप। यहां पर क्या लेना चाहिए, कोई भी व्यक्ति उस अनाज की देखभाल करने वाला नहीं है। देखभाल करने का सेंस है, और देखभाल करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, लुक आफ्टर हो जाती है। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो लुक आफ्टर हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, अक्सर पूछी जाती रहती है, इसलिए मैं फ्रेजल वर्ब के सारे जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं वो आपके साथ लिख रहा हूँ। इसको नोट डाउन करते चलिएगा, इतना मीनिंग जरूर जानना है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आगे, लाउड नॉइज इफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। जो तेज आवाज है वो कंसंट्रेट करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। यहां पर ये चीज लिखी हुई है, प्रभावित करता है, ये सेंस है। ऑप्शन में आइए, अफेक्ट दिया है, इंटेंसिफाई दिया है, बेस्टो दिया हुआ है और रिजल्ट दिया हुआ है। तो प्रभावित करने का भाव निकल रहा है और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इफेक्ट्स हो जाएगा। सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, बिना लाग लपेट के, बिना इधर उधर कंफ्यूज हुए हम लोग बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इंटेंसिफाई माने होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा तीव्र कर देना। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर बता दूं, इफेक्ट ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट ये आपका नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव। ध्यान देना है, तो अगर नाउन की तरह यूज करना है तो आप इफेक्ट को यूज करेंगे, और वर्ब की तरह यूज करना है तो अफेक्ट को यूज करेंगे। किस सेंस में, प्रभाव या प्रभावित करने के सेंस में। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि इफेक्ट जो है ये वर्ब की तरह भी यूज होती है। जब आप इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब निकल के आता है टू मेक समथिंग हैपन, माने किसी चीज का कारण होना। किसी से कोई काम अगर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल टू इफेक्ट चेंज, टू इफेक्ट चेंज, बदलाव इत्यादि प्रेरित करना या बदलाव इत्यादि लाना, इस तरीके से। तो ये भाव हमें समझना है कि इफेक्ट एज ए वर्ब एक डिफरेंट मीनिंग देती है, लेकिन जहां तक प्रभाव और प्रभावित करने की बात है उसमें एज ए नाउन इफेक्ट यूज करना है और एज ए वर्ब अफेक्ट यूज करना है। ठीक, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन अलाउड फॉर ओलंपिक आर्टिस्टिक स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 2024 पेरिस गेम्स, द IOC confirmed on Thursday। IOC ने थर्सडे को कंफर्म किया।
मेन अलाउड, ये अलाउड यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और इसकी जगह क्या बेहतर करेक्शन हो सकता है वो आपको ऑप्शन में यहाँ नीचे दिया गया है, आर एलिजिबल, आर लाइकली, विल अप्रूव और हैव परमिटेड। अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, आर भी सही लिखा हुआ है, मेन के हिसाब से आर होगा, आर लाइकली ये भी सही लिखा हुआ है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी स्ट्रक्चर सही लिखा हुआ है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी स्ट्रक्चर सही लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर सारे लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है जैसे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, जिसमें जो पैटर्न लिखा होता है या जो स्ट्रक्चर लिखा होता है वो गलत लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर सारे सही हैं। फिर हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या अंतर आ रहा है, और यहाँ पर हम देखें तो अंतर सेंस का है। कैसे देखें, men allowed for Olympic artistic swimming for the first time at the 2000 पेरिस गेम्स, माने पेरिस गेम्स जो 2024 के होने वाले पेरिस के ओलंपिक गेम्स हैं, इसमें आर्टिस्टिक स्विमिंग के लिए मेन को अलाउ किया गया है, माने पुरुषों को अलाउ किया गया है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, पुरुषों ने अलाउ नहीं किया है। मैं बार बार जो बताता हूँ वर्ब का एक्टिव और पैसिव सेंस, अभी मैंने क्वेश्चन करते समय बताया था ना आपको, देखिए वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो रहा है। ये देखिए मैं दिखा देता हूं, अभी आपके सामने मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ये देखिए कि वर्ब एक्टिव में है या पैसिव फॉर्मेट में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में मैंने इसको कराया भी, जहां सब्जेक्ट कार्य कर रहा है वर्ब को एक्टिव में लीजिए, जहां सब्जेक्ट के ऊपर कार्य हो रहा है वर्ब को पैसिव में लीजिए। तो यहां जब आप आते हैं इस क्वेश्चन में, मनुष्य मेन जो है, मेन ने अप्रूव किया या मेन ने परमिट किया, तो ना तो मेन ने अप्रूव किया है ना मेन ने परमिट किया है, क्योंकि मेन को परमिट किया गया है, माने पुरुषों को परमिट किया गया है आर्टिस्टिक स्विमिंग में पहली बार, माने पहली बार पुरुष भी आर्टिस्टिक स्विमिंग में भाग ले सकेंगे 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स में। यानी यहां सब्जेक्ट के द्वारा काम, सब्जेक्ट ने अलाउ नहीं किया है, मेन ने अलाउ नहीं किया, बल्कि मेन को अलाउ किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों को अलाउ किया गया है, ये सेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां जो वर्ब है उसका भाव पैसिव में निकल रहा है, और पैसिव में निकल रहा है तो ये जो वर्ब आपकी है ये एक्टिव में लिखी हुई है, ये जो वर्ब है ये एक्टिव में लिखी हुई है, और ये दोनों ही वर्ब पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर हो गया पॉइंट, ये दोनों ही वर्ब पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों वर्ब एक्टिव में हैं, और दोनों का अगर हम इनको लेंगे तो सेंस आएगा कि पुरुषों ने अलाउ कर दिया, पुरुषों ने परमिट नहीं किया, बल्कि पुरुषों को परमिट किया गया, ये दोनों नहीं होंगे। अब हमारे पास बचा लाइकली और एलिजिबल। लाइकली का मतलब होता है किसी चीज की संभावना होना, और एलिजिबल माने उपयुक्त होना। ये वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट देखिए, जब ये केवल आर है, एलिजिबल तो वर्ब है नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, तो इसमें क्यों हम एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे? भाई एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट वहां लगेगा जहां पर वर्ब उस रूप में लिखी होगी, जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लिखी हुई थी। तो जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों रहेगी तो ही एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ही नहीं तो हम क्यों एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? इन दोनों में नहीं लगेगा। इसमें लाइकली भी एडजेक्टिव है, एलिजिबल भी आपका एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पे सेंस के आधार पर लेंगे कि मेन पुरुषों की संभावना है या वो योग्य होंगे, उपयुक्त होंगे। तो चूंकि यहां पर जो वर्ब लिखी हुआ है वो अलाउ है, अलाउ माने इनको अलाउ कर दिया गया है, ये भी 2024 के स्विमिंग में भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहां संभावना नहीं है बल्कि अलाउ कर दिया गया, तो इसलिए एलिजिबल लेना ज्यादा सही होगा कि मेन आर एलिजिबल, कि जो पुरुष हैं वो भी एलिजिबल होंगे, और एलिजिबल फॉर समथिंग होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं एलिजिबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए उपयुक्त होना। तो जो पुरुष वर्ग है वो उपयुक्त होगा इस स्विमिंग के लिए, उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए गिफ्ट फ्रॉम माई टीचर ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर। ये छोटा सा फ्रेज है, ध्यान दीजिएगा, ऑन द ईव ऑफ, की पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर वॉज ए कंप्लीट सरप्राइज। कंप्लीट सरप्राइज को कौन से इडियम्स से हम लोग व्यक्त करेंगे? तो पहला देखिए इडियम्स क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, गरम ब्रिक्स माने ईंट है, ईंट बहुत गर्म है, उसके ऊपर बिल्ली को आपने बैठा दिया, तो गर्म ईंट पे बिल्ली को बैठाएंगे तो क्या बिल्ली शांति से बैठ पाएगी? नहीं, इतना गर्म है, बैठेगी तो जलेगा उसको, वो बार बार इधर उधर होगी, माने वो स्थिर नहीं रह सकती, उछल कूद करेगी और बेचैन हो जाएगी। तो लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है रेस्टलेस, बेचैन, ठीक है। और
और अनेबल टू स्टैंड स्टिल, माने जो स्थिर न रह पाए, जो स्थिर न रह पाए, बेचैन होता रहे, उसको जो है हम लोग लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स बोलेंगे। आगे देखिए बी, देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइक स्ट्राइकिंग वंस कलर्स। लाइक स्ट्राइकिंग वंस कलर्स का मतलब क्या सेंस निकल करके आएगा? स्ट्राइकिंग वंस कलर्स, कलर नहीं लिखा हुआ है, कलर्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कलर और कलर्स में अंतर है। कलर्स का मतलब फ्लैग होता है। ये नाउन का क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बता दूं। ये कलर्स का मतलब फ्लैग से होता है। तो स्ट्राइकिंग वंस कलर माने समुद्रों में जब जहाज अपने झंडे को थोड़ा सा नीचे कर देते थे, स्ट्राइकिंग माने नीचे गिराना, तो झंडा नीचे करने का मतलब हुआ कि आपने सरेंडर कर दिया है, दूसरे की अधीनता स्वीकार कर ली है। तो स्ट्राइकिंग वंस कलर का मतलब हो जाएगा दूसरे शब्दों में लोअरिंग वंस फ्लैग। मैंने उसके दूसरे शब्दों में उसका मीनिंग कर दिया। लोअर माने नीचे करना, वंस फ्लैग माने अपने झंडे को। इट मीन्स टू सरेंडर, टू सरेंडर माने समर्पण कर देना, ये कहलाता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू माने आकाश से गिरने वाली बिजली, यानी एक कंप्लीट अप्रत्याशित घटना, और वही पूछा गया कंप्लीट सरप्राइज, यही ऑप्शन हो जाएगा। और डी आंसर क्या लिखा हुआ, स्पिलिंग द बीन्स माने रहस्य उजागर करना, टू रिवील अ सीक्रेट। कंप्लीट सरप्राइज आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इवन दो सी इज ए सेलिब्रिटी, यद्यपि वो सेलिब्रिटी है, सी डजंट ड्रॉ एनी अटेंशन टूवर्ड्स हरसेल्फ, फिर भी वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती है। तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित न करना, क्या सेंस निकल करके आएगा? हार्ड टू कम बाई, कीप्स ए लो प्रोफाइल, कीप्स हॉट अंडर द कॉलर, कीप अप विद द जोनेसेस। क्या मीनिंग निकलेगी बताइए जल्दी से। माने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित ना करना, इसका मतलब बहुत हाई फाई ना रहना, बहुत ही सिंपल तरीके से रहना, बहुत ही साधारण तरीके से रहना, कोई ऐसा दिखावा आडंबर न करना। तो दिखावा न करना, आडंबर न करना, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से रहना, ये कहलाता है कीप्स अ लो प्रोफाइल। यही सेंस देगा डजेंट ड्रा एनी अटेंशन टूवर्ड्स हरसेल्फ, माने साधारण तरीके से रहना। यह हम कह सकते हैं दिखावा न करना। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देयर वाज एनफ रूम, काफी ज्यादा रूम है, काफी ज्यादा रूम माने जगह है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर जगह होती, जगह के सेंस में भी हम लोग रूम का यूज करते हैं, काफी ज्यादा जगह है। इन द स्पेसियस फ्लैट, इस स्पेसियस फ्लैट में, फॉर ऑल ऑफ आवर फर्नीचर, हमारे सारे फर्नीचर के लिए। ऑप्शन में आए टिनी, टिनी माने छोटा होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, और टिनी का ही सिनोनिम्स है, टिनी का सिनोनिम्स है क्रैम्ड। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अ क्रैम्ड रूम अगर हमने लिख दिया, अ क्रैम्ड रूम, क्रैम्ड रूम का मतलब होता है एक ऐसा कमरा जिसमें अब और ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, बहुत छोटा कमरा है और जिसमें ऑलरेडी 4 से 10 लोग पहले से हैं, अब और ज़्यादा लोगों के आने की पॉसिबिलिटी उसमें नहीं है, उसको हम लोग क्रैम्ड रूम कहते हैं। तो क्रैम्ड का मतलब हो जाएगा एकदम कसा हुआ, जिसमें और ज़्यादा लोगों के आने की संभावना या पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये कन्फाइंड कह सकते हैं इसको, क्रैम्ड रूम को। ठीक, तो इस तरीके से टीनी और क्रैम्ड, इन दोनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और इसका और सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें सरल शब्दों में, तो सरल शब्दों में इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉल, छोटी जगह, या नैरो रूम, तंग, नैरो भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स कन्फाइंड भी हो सकता है, सीमित या घिरा हुआ, ये सब सिनोनिम्स होंगे, और दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। रूमी का मतलब स्पेसियस होता है, जिसमें काफ़ी जगह ज़्यादा जगह है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर एक डी दिया गया, देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है कोजी, कोजी भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। कोजी का क्या मतलब हो जाएगा बताइए? कोजी का सिनोनिम्स होगा स्नग, ध्यान रखिएगा, स्नग इसका सिनोनिम्स होगा। सरल शब्दों में बोले वार्म एंड कंफर्टेबल,
इसको ऐसे समझिए जैसे ठंडी में कंबल मुलायम वाला नहीं, मोटा वाला कंबल आता है, खूब मुलायम रहता है। अब ठंडियों में उसको अगर आपने ऐसे ओढ़ लिया तो कितना अच्छा लगता है। कोजी ब्लैंकेट हो गया। कोजी ब्लैंकेट माने वार्म एंड कंफर्टेबल, एक तो गर्म है और दूसरा मुलायम टाइप का है तो अच्छा लग रहा। वो रजाई की तरीके नहीं है कि एकदम चुभ रहा है कि नहीं। अब जो पहले कंबल आया करते थे गलने वाले, ओढ़ लिए तो पूरे शरीर बदन में गल रहा है, वो नहीं, वार्म एंड कंफर्टेबल, उसी को हम कोजी कहते हैं, वही स्नैप हो जाएगा। चलिए, या इसको हम एक दूसरे शब्दों में इसका सिनोनिम्स फ्रेंडली भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 113, इफ इट इज सनी टुमारो, यदि कल दिन में धूप निकलती है, वी गो फॉर पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे। क्या होगा देखिए, विल के साथ वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वी है, ध्यान दीजिएगा ये सब्जेक्ट है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ये भी पैटर्न इंग्लिश में संभव नहीं है। तो ये तीन पैटर्न ग्रामर के हिसाब से गलत लिखे हुए हैं। सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही वर्ब का पैटर्न सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कैसे वर्ब के पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन। इट इज माई कस्टम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना मेरी क्या है, मेरी प्रथा है, क्या होगा? ऑडिडिटी, परफेक्शन, हैबिट या एडिक्शन है? ये लत तो हुई नहीं, हैबिट हुई, आदत हुई। ये मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। देयर इज एन ओल्ड राइवलरी, काफी पुरानी दुश्मनी है। ओल्ड माने पुरानी, राइवलरी माने शत्रुता, एनमिटी। राइवलरी का सिनोनिम्स हो जाएगा एनमिटी। काफी पुरानी शत्रुता है बिटवीन द थ्री फैमिलीज, तीन परिवारों के बीच में, फॉर एजेज, काफी समय से। तो ये जो बिटवीन द थ्री फैमिलीज है, ये पोर्शन अंडरलाइन है, इसी को आपको करेक्शन करना, इंप्रूवमेंट करना है। तो क्या होगा, तीन परिवार है तो बिटवीन नहीं आ सकता, नो सब्स्टिट्यूशन तो कट जाएगा। ऑफ द थ्री फैमिलीज, इन द थ्री फैमिलीज या एमंग, तो तीन परिवारों के बीच में, बीच में का भाव है और दो से अधिक के लिए हम लोग एमंग का यूज करते हैं। इस हिसाब से बाकी आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक तो सेंस के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे और दूसरा बीच में का अर्थ है, तो एमंग ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 116, द डॉग वॉज एजिटेटेड एंड बिट द चाइल्ड, डॉग काफ़ी गुस्से में था और उसने बच्चे को काट लिया। तो यहाँ देखिए एजिटेटेड माने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होना, क्रोधित होना। ऑप्शन में आ जाइए, क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ आपका, नर्वलेस। नर्वलेस का क्या मतलब निकल के आता है, मैं सारी मीनिंग आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। नर्वलेस, हैविंग नो फीलिंग्स, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्वलेस। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, स्थिर, माने कांस्टेंट, कांस्टेंट या रेगुलर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टडी के। स्थिर, सीरीन, काम, शांत। और अगला जो वर्ड है आपका देखिए डी, क्विसेंट, बड़ा अच्छा वर्ड ये भी है, क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब जैसे आप ज्वालामुखी से समझें तो क्विसेंट का मतलब होता है डॉर्मेंट, माने प्रसुप्त, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, या सरल शब्दों में इसको बोले नॉट एक्टिव, जो वर्तमान में एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है, वो क्विसेंट हो जाएगा। तो सीरीन का मतलब काम हो जाएगा, काम एंड पीसफुल कह सकते हैं इसको, है कि नहीं, काम एंड पीसफुल चाहे तो जोड़ लीजिए। तो काफी ज्यादा गुस्से में है, क्रोधित है, उसका अपोजिट शांत हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर देखिए एंटोनिम लिखा हुआ है कि एंटोनिम्स लेना था, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 117, वंस बिटेन थ्राइस शाई। ये एक तरीके की कहावत है, अगर पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। दूध का जला छाछ छाछ भी पूता, एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो वही कहावत है, वंस बिटेन ट्वाइस साई। ये डी ऑप्शन, ये एक प्रकार की प्रोवर्ब है, वंस बिटेन ट्वाइस साई। एक बार अगर काट दिया तो दो बार आपको फिर सोचना पड़ेगा। आगे आइए, आई कंसीडर दैट, मैं विचार करता हूं कि, एवरी मैटर मस्ट बी कंसीडर्ड, हर मैटर को विचार करना चाहिए, इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर दृष्टिकोण से। तो किसी भी मैटर को विचार करना चाहिए, ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन एवरी पॉइंट, एट एवरी या फ्रॉम। तो किसी भी मैटर को हर नजरिए से देखना चाहिए, हर नजरिए से देखना चाहिए, इसका मतलब फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर दृष्टिकोण से इस मैटर को देखना चाहिए। तो ये एक तरीके का इडियम्स है, फ्रॉम एवरी पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू,
किसी दृष्टिकोण से या किसी नज़रिए से। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मैटर पर विचार करना चाहिए? फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू माने हर दृष्टिकोण से, हर नज़रिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? राइटिंग कैन इंस्टिल ए नंबर ऑफ इमोशंस एज इन ए रीडर। राइटिंग कैन इंस्टिल ए नंबर ऑफ इमोशंस। जो राइटिंग है वो प्रेरित कर सकती है काफ़ी ज़्यादा भावनाएं। एज इन ए रीडर क्या होगा? इंस्टिड रीडर एक रीडर के स्थान पर, अंटिल रीडर एक रीडर तक नहीं, एमंग रीडर रीडर के बीच में, या विद इन रीडर रीडर के भीतर। तो जाहिर सी बात है यही होगा कि राइटिंग काफ़ी ज़्यादा भावनाएं किसी पाठक के अंदर प्रेरित कर सकती है। तो भीतर का सेंस होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। प्रीपोजिशन का डिफरेंस है, सेंस बेस्ड आपको यहाँ सेंस के आधार पर लेना है कि लेखन जो राइटिंग है वो किसी भी पाठक के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इमोशंस प्रेरित कर सकती है। अगला क्वेश्चन करिए जरा। 120 बताइए क्या ऑप्शन लिया जाए इसका। लिखा हुआ महिमा इज एज स्मार्टर एज। एज स्मार्टर एज, एज एज के बीच में अब ऑप्शन में आ जाए क्या लिखा हुआ है? मोर स्मार्ट एज। मोर के साथ अगर मोर लगा रहे हैं तो एज नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। स्मार्टेस्ट देन, देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, गलत हो जाएगा। मोस्ट स्मार्ट, जब मोस्ट लगा दिया तो फिर एज नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री ऐसे बनेगी नहीं। एज एज ये होगा क्योंकि एज एज या सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव आप लिखते हैं वो कौन सी डिग्री में होता है? पॉजिटिव डिग्री में, है कि नहीं? और अगला पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगेगा। और अगला पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। तो सबके फॉर्मेट अपने अपने सेट हैं, कहाँ पॉजिटिव डिग्री, कहाँ कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। प्रोफेसर सिंह इज नॉट इन द ऑफिस टुडे। आज प्रोफेसर सिंह ऑफिस में नहीं है। आई आस्क यू टू ट्राई कॉल हिम टुमारो। मैं आपसे कहता हूं कि उनको कल कॉल करिएगा। अब आइए जरा ऑप्शन में डिसाइड करिए क्या ऑप्शन लेना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए पहले तो ये डिसाइड करिए कि क्या क्या यहाँ नहीं हो सकता है। ये वर्ब पास्ट में लिखी हुई है, ये कह रहा है कि मैं आपसे कहता हूँ कि कल उनको कॉल करिएगा, तो कल कॉल करिएगा फ्यूचर की बात कर रहा है, तो पास्ट में वर्ब लेना तो पॉसिबल नहीं है, ये आंसर बनेगा नहीं। ये देखिए आई एम सजेस्टिंग, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, कॉलिंग, आई एम सजेस्टिंग यू कॉलिंग। तो ये जो पैटर्न लिखा जा रहा है वर्ब का, आई एम सजेस्टिंग यू कॉलिंग, ये पैटर्न सही नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, आई आस्क यू टू ट्राई। अब यहाँ देखिए आई आस्क यू टू ट्राई कॉल्ड, टू ट्राई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उनको कॉल करें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्राई के बाद लिखना गलत हो जाएगा, ये कोई वर्ब का पैटर्न नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बनेगा, आई सजेस्ट यू ट्राई कॉलिंग। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप उनको कॉलिंग करते रहिए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी, या तो आईएनजी फॉर्म आता है या इन्फिनिटिव आता है। ट्राई के साथ यूज क्या करते हैं? तो देखिए ट्राई ये वर्ब है, ट्राई टू डू समथिंग होता है, या फिर ट्राई डूइंग समथिंग होता है। ये डिफरेंस समझिएगा, ट्राई के साथ या तो इन्फिनिटिव या जिरेंड, कहने का मतलब ये मामला है इन्फिनिटिव वर्सेस जिरेंड का, या तो इन्फिनिटिव या जिरेंड, ठीक है। तो ट्राई के साथ क्या होगा, इन्फिनिटिव लिखें या जिरेंड लिखें? तो इन्फिनिटिव का भी यूज करते हैं, जिरेंड का भी यूज करते हैं, दोनों का यूज करते हैं। कब?
हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो ट्राई टू डू समथिंग का मतलब होता है, ये आप तब यूज करते हैं जब आपका भाव ये होता है, टू मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग, माने किसी कार्य को करने का प्रयास करना। टू मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने का प्रयास करना। जैसे आप किसी कार्य को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ट्राई टू डू समथिंग लिखेंगे। क्लियर हो गया? आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी कार्य को करने का जो आप प्रयास करते हैं, टू मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग, वो हमारा ट्राई टू डू समथिंग निकलता है। लेकिन ट्राई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो ये मीनिंग हो गई, ये अलग हुआ भाई, अलग कर दे रहा हूँ मैं इसको, एक ब्लॉक ये हो गया। इसका यूज कहाँ करेंगे? ये वाली मीनिंग कहाँ यूज होगी? ट्राई डूइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको आप कब लिखते हैं? इसको आप तब लिखते हैं जब आपसे कोई कहे कि करते रहो, एफर्ट करते रहो, हो सकता है सफलता हाथ लगी जाए। कहने का मतलब ये है, जब आप किसी काम को बार बार करते हैं इस उम्मीद में कि हो सकता है वो काम आपका हो जाए, तो उसको, या इस उम्मीद में किसी काम को करना, इस आशा के साथ काम करना कि हो सकता है वो काम हमारा बन जाए, या हो सकता है ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल रहें। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, असफल हो जा रहा है, अलग तरीके से कर रहे हैं। एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, तो 1000 एक्सपेरिमेंट उसने क्यों किए? उसने ये सोच के किया कि इस तरीके से नहीं हो रहा है तो इस तरीके से किया जाए, हो सकता हो जाए, इस तरीके से किया जाए तो हो सकता हो जाए, इस तरीके से किया जाए तो हो सकता है हो जाए। तो जब आपके मन में ये फीलिंग होती है कि भाई कई चीज़ों को हम किसी एफर्ट को बार बार कर रहे हैं, हो सकता है कोई इसमें काम कर जाए, तो वहाँ पर ट्राई के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आपने किसी ने कहा भाई कॉल, फोन लगाते रहो, हो सकता है उठा लें। कोई व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है, आप बार बार कॉल कर, आपने 1-2 बार कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, तो कोई आपको सलाह देता है भाई फोन करते रहो, हो सकता है उठा ले। या किसी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो आप किसी ने कहा कि भाई फोन मिलाते रहो, हो सकता है ऑन करें तो फोन लग जाए। तो कोई चीज जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं किसी काम को, इस या अलग अलग तरीके से किसी काम को कर रहे हैं, इस थॉट प्रोसेस के साथ कि हो सकता है ये काम हमारा वर्क कर जाए, वहां पर हम यूज करते हैं ट्राई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कहने का मतलब, यू शुड सी इफ डूइंग समथिंग, कि आप ये देखने का प्रयास करते हैं कि कोई काम करना विल हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, कि क्या कोई कार्य क्या ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, ये सेंस निकल के आता है। तो इस हिसाब से ट्राई के साथ जो आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है वो सही है। ट्राई के साथ जनरली इन्फिनिटिव यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ट्राई के साथ सामान्यतः आपको 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर यही अर्थ यूज करते हैं, प्रयास करना किसी काम के लिए, ये एक डिफरेंट मीनिंग है, आपको इसको ध्यान देना है और इस डिफरेंस को भी ध्यान देना, इसीलिए आंसर भी आपका सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन वास्तव में एसएससी ने अच्छे पूछे हुए हैं, इसके लिए समझ की जरूरत पड़ेगी। बिल गेट्स फॉर्चून, बिल गेट की जो संपत्ति थी, वाज बिक्वीथ फॉर द ओल्ड एज होम, और नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक कोई ऑप्शन इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये पैटर्न होता है, बिक्वीथ समथिंग टू समबडी। बिक्वीथ का मतलब क्या होता है? सरल शब्दों में, अगर एक शब्द में इसका मतलब सोचें, पूछें आप, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लीव, या हिंदी में इसको कहें विरासत में सौंपना, विरासत करना या सौंपना। समथिंग माने किसी वस्तु को, धन संपत्ति को, समबडी माने किसी व्यक्ति को।
तो विरासत में अपने होने वाले पुत्र पुत्रियों को या किसी और को कुछ देना बिक्वीथ कहलाता है। तो बिल गेट्स की जो संपत्ति है वाज बिक्वीथ, ये दे दी गई। किसको दे दी गई? जिसको दी गई है उसके पहले प्रीपोजिशन टू आता है, ध्यान दीजिएगा। टू समबडी के पहले लगता है जिसको आपने वो संपत्ति दिया है, तो बिक्वीथ टू द ओल्ड एज होम हो जाएगा, बाकी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा। जो संपत्ति दे रहे हैं उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, जिसको दिया जाता है, किसको दिया गया? ओल्ड एज होम को दिया गया, इसलिए उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगेगा। ये पैटर्न मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, द स्मॉल साइज ऑफ दिस स्टोर, इस स्टोर का जो छोटा साइज है, मेक्स इट इम्पॉसिबल, उसने असंभव बना दिया, फॉर हिम, उसके लिए, टू स्टॉक ऑल द आइटम्स, सारे आइटम्स को स्टॉक में रखना। ऑप्शन में देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या क्या हो सकता है। देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। पहले तो जो लिखा है उसको देख लें, मेक्स इट इम्पॉसिबल, सही लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट क्या है? द स्मॉल साइज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही लिखी हुई है। बाकी के ऑप्शन देखिए, स्मॉल साइज, इस स्टोर के स्मॉल, और ये देखिए लिखा हुआ इज मेड, माने इसी वर्ब का पैसिव वॉइस। तो देखिए आप यहाँ समझ रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए जो करंट ट्रेंड चल रहा है, बेसिक समझ, वो भी वर्ब की बड़ी जरूरी हो गई है भाई। वर्ब के बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना, टेंस के बेसिक डिफरेंस का पता होना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बेसिक डिफरेंस का पता होना, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आपको जानकारी है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। यहाँ देखिए सेम यही वर्ब यहाँ पैसिव वाइज में लिखी हुई है, तो ये वर्ब एक्टिव में होगी कि पैसिव में, कैसे डिसाइड करेंगे, एक क्वेश्चन ये है। यहाँ देखिए मेड देम इम्पॉसिबल, मेकिंग इट इम्पॉसिबल, पहले तो एक आध आंसर काट लीजिए। डी आंसर सबसे पहले कटेगा, क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ बताई है कि जब भी हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पैटर्न होना चाहिए, और ये वर्ब से तात्पर्य है मेरा फाइनाइट वर्ब से। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए कि क्या कोई सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है। और ये फाइनाइट वर्ब कहते किसको हैं? ये 2 टाइप की वर्ब होती हैं, टेंस की वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, या फिर कोई मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है तो वो फाइनाइट वर्ब है। डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको हम पार्टिसिपल या जिरंड कहते हैं, और इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, मेड देम इम्पॉसिबल, यहाँ पास्ट में ये चीज़ लिखी हुई है लेकिन इसके साथ प्रोनाउन देम लिखा हुआ है, और इन दोनों में प्रोनाउन इट लिखा हुआ है। तो पहले तो ये डिसाइड करिए कि यहाँ इट होगा कि देम होगा, किसके लिए ये यूज हो रहा है। तो द स्मॉल साइज ऑफ हिज स्टोर मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉक ऑल द आइटम्स, सारे आइटम को स्टॉक में रखना उसके लिए असंभव बना दिया। स्मॉल साइज ऑफ स्टोर ने इस चीज को असंभव कर दिया। किसको असंभव कर दिया? सारे आइटम को असंभव नहीं किया, सारे आइटम को स्टॉक में रखना असंभव कर दिया। तो पूरे फ्रेज के लिए ये प्रोनाउन यूज हो रहा है, और जब किसी फ्रेज के लिए यूज करेंगे तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो आंसर सी भी कट जाएगा, यानी देम यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे इट ही होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया। देखिएगा वीडियो पॉज करके, एनालिसिस करिएगा कि कैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया आपको, कि कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे इट लिखा हुआ है, यहाँ देम लिखा हुआ है, वहाँ भी इट लिखा हुआ है, तो या तो इट होगा या देम होगा। कैसे क्वेश्चन करते हैं ये चीज़ समझ पा रहे हैं? हमेशा डिफरेंस पे फोकस करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस के आधार पे अपने ग्रामर के रूल का थॉट प्रोसेस करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए यहाँ पर और क्या नहीं होना चाहिए। चलो ये बातें हो गई, 2 आंसर कट गए हमारे। अब हमारे पास बचा आंसर ए और बी। बी का मतलब जो लिखा है वही सही है, ए का मतलब ये होगा। दोनों में डिफरेंस, ये एक्टिव में ये पैसिव में, बस अब आपको डिसाइड करना है कि एक्टिव में होना चाहिए कि पैसिव में। तो देखिए जरा सब्जेक्ट काम कर रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। द स्मॉल साइज ऑफ स्टोर, उसके स्टोर के छोटे साइज ने मेक इट इम्पॉसिबल, इस चीज को इम्पॉसिबल कर दिया। तो छोटे साइज ने इस चीज को इम्पॉसिबल कर दिया, यही तो सेंस आ रहा है, यानी सब्जेक्ट की तरफ से काम हो रहा है। और जब सब्जेक्ट की तरफ से काम होगा तो वर्ब एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए। ये वर्ब एक्टिव फॉर्मेट में लिखी हुई है और इसलिए यही सही होगी। आंसर हो जाएगा बी। ए आंसर कट जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस की वर्ब है और पैसिव का सेंस नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये हम लोग आंसर कौन सा लेंगे? बी। क्यों लेंगे ये जरूर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं। ही स्कोर्स गुड मार्क्स इन एग्जाम, उसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। एज, क्योंकि ही इज क्वाइट मेटिकुलस, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है?
अब बताइए जरा, उसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन किए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेटिकुलस है, तो क्या ऑप्शन यहाँ पर लेंगे? कई बार उसके सेंस के आधार पे भी आपको चीज़ों को सोचना होता है। वो काफ़ी ज़्यादा मेटिकुलस है, तो मेटिकुलस का मतलब आलसी तो होगा नहीं, ये तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा, सिलेक्टिव भी नहीं होगा। वैसे तो इसका सिनोनिम्स केयरफुल होता है, मेटिकुलस का सिनोनिम्स केयरफुल मिलेगा आपको, लेकिन चूंकि भाव के हिसाब से एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाया, इसका मतलब पढ़ने में क्या है, काफ़ी होशियार है, और इसलिए इंटेलिजेंट यहाँ पे ज़्यादा सटीक होगा। इस बात को समझना है, कई बार हमें सेंटेंस के भाव के हिसाब से लेना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी कौन सी मीनिंग ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो केयरफुल लेना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत केयरफुल था इसलिए उसके मार्क्स अच्छे आए कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट ज़्यादा सही होगा। आंसर ए ले लेंगे, ध्यान देंगे इसको। ही नेवर टॉक द ट्रूथ, बताइए जरा क्या लेंगे? ये कॉलोकेशंस हैं। कॉलोकेशंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड के साथ पैटर्न में या पेयर में यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कॉलोकेशंस कहते हैं। तो बताइए जरा यहाँ पर क्या ऑप्शन लिया जाए? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले अटर्स है, डिक्लेयर्स है, नरेट्स है और स्पीक्स है। देखिए मैं सबका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, अटर अ वर्ड आर क्राई। जनरली आप अटर वर्ड का यूज इस ऑब्जेक्ट के साथ कीजिएगा। अटर ए वर्ड माने, अटर ए वर्ड माने कोई शब्द बोलना, किसी शब्द का उच्चारण करना, अटर ए वर्ड हो जाएगा। या अटर क्राई माने चिल्लाहट करना, आवाज निकालना। तो अटर वर्ब को जनरली आप वर्ड या क्राई के साथ यूज करें, कोई शब्द बोलना, उच्चारण करना, या अटर क्राई होता है। डिक्लेयर का क्या मतलब होता है? डिक्लेयर का मतलब होता है टू से समथिंग पब्लिकली और ऑफिशियली। जब हम किसी बात को सार्वजनिक तौर पे सबके सामने या आधिकारिक तौर पे घोषित करते हैं, कहते हैं सबके सामने या आधिकारिक तौर पे कोई बात बोलते हैं, वो डिक्लेयर होता है। हिंदी में बोलते हैं घोषणा करना। स्पीक, स्पीक द ट्रूथ होता है। अच्छा मैं यहाँ बता भी दूँ, लिख देता हूँ, स्पीक द ट्रूथ माने सच, सत्य बोलना, और टेल द ट्रूथ सत्य बताना। अंतर है दोनों में। मुझे सच सच बताओ तो स्पीक द ट्रूथ नहीं होगा, टेल द ट्रूथ हो जाएगा। और टेल ए लाई होता है झूठ बोलना। जैसे स्पीक ए लाई सच बोलना, वैसे अगर झूठ बोलना होगा तो टेल ए लाई लिखते हैं। तो इसको जरा कंपेयर करिएगा, सच बोलने में स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलने में टेल ए लाई। और लास्ट वर्ड आपका नरेट है। नरेट का मतलब होता है रिलेट। रिलेट इसका सिनोनिम्स है। नरेट का सिनोनिम्स होगा रिलेट। और इस वर्ड को यूज कहाँ करते हैं, मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे नरेट अ स्टोरी, नरेट अ स्टोरी, कोई कहानी बताना, कहानी बताने के लिए आप इस वर्ड का यूज करते हैं। इसका सिनोनिम ध्यान दीजिएगा, रिलेट ए स्टोरी, कहानी सुनाना, कहानी सुनाना। क्लियर हो गया पॉइंट? ये तो चारों वर्ड्स मैंने लिखे, चारों वर्ड्स के ऑब्जेक्ट लिखे, इसको जरूर नोट करिएगा कौन किस सेंस में यूज करता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज स्टेज, ग्रामर कई जगह आपकी हेल्प करने वाला है। इस ट्रुथ के बारे में एक ही शब्द आएगा, स्पीक द ट्रुथ, ये वाला, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। ही गॉट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम सिनोनिम्स है, क्या मतलब होता है? रिपीटेडली, बार बार। टाइम आफ्टर टाइम का मतलब क्या होता है? बार बार। ऑप्शन सी टिक कर देंगे। आगे आइए, मॉडेस्ट स्टोर्स एंड वेलकमिंग रेजिडेंट्स पॉपुलेटेड द चार्मिंग टिनी टाउन। आकर्षक छोटे से शहर को, ये तो अब आकर्षक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमें देखें क्या लेना है। दैट कैन सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह एक दूसरा वर्ड हम क्या ले सकते हैं? नेस्टी लिखा हुआ है। नेस्टी का मतलब होता है अनप्लीजेंट, माने ये देखिए सी, सी और ए एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं।
डिलाइटफुल, तो चार्मिंग माने आकर्षक, उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिलाइटफुल, प्रसन्नता को प्रदान करने वाला। यही ज़्यादा सटीक इसका वर्ड होगा जो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। अगला क्या लिखा हुआ है? थिंग्स दैट डू नॉट कम फ्रॉम द ग्राउंड नॉट सेफ टू कंपोस्ट। चीज़ें जो कि ज़मीन से नहीं मिलती हैं वो कंपोस्ट के लिए सेफ नहीं होती हैं। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन में आए। पहला ऑप्शन बी नॉट सेफ, दूसरा है इज, तीसरा है आर, चौथा है हैज। अगर आप देखें तो इज और हैज ये दोनों सिंगुलर वर्ब हैं, आर प्लूरल वर्ब है। तो ये डिसाइड करिए कि सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है, तो आपका आधा काम हो जाएगा। इसको डिसाइड करने के लिए हमें इसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में नाउन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस की शुरुआत में अगर नाउन लिखा है तो वो सब्जेक्ट ही होगा। ये थिंग्स आपका सब्जेक्ट हो गया। और मैंने कई बार बताया है कि नॉर्मली सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं रहता, सब्जेक्ट के साथ फ्रेज रहेगी, क्लॉज रहेगा या सेंटेंस रहेगा। और जब ये फ्रेज क्लास सेंटेंस खत्म हो जाएगा तब जा करके आपके सब्जेक्ट की वर्ब लिखी जाती है, जिसको आपको मैच कराना है। यहाँ थिंग सब्जेक्ट हो गया, दैट डू नॉट कम फ्रॉम द, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्लॉज हो गई। और ये क्लॉज खत्म हुई, अब जा करके इसकी वर्ब आ रही है ये यहाँ पर इसकी वर्ब आएगी। तो थिंग्स प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के लिए इज गलत होगा, हैज गलत होगा। बी अकेले डायरेक्ट एज ए वर्ब यूज नहीं होती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा, कौन सा? सी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, थिंग्स आर नॉट सेफ। समझ गए होंगे आप कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। शांतनु ऑलवेज बरीज हिज हेड इन द सैंड। बरी योर हेड इन द सैंड, अपने सर को बालू में छिपाना। अपने सर को बालू में छिपाना, इसका मतलब सत्य की अनदेखी करना, जो चीज़ें चल रही हैं उनसे मुंह छिपाना, ध्यान न देना उस पर। वेन एवर ही एक्सप्लेन हिज प्रोफेसर फेलर्स टू हिज फादर, जब कभी वो एक्सप्लेन करता है अपने प्रोफेशनल फेलर्स को टू हिज फादर, अपने फादर को, तो वो हमेशा अपना सर क्या करता है? बरी हिज हेड इन द सैंड, वो हमेशा अपना हेड सैंड में छिपा लेता है जब वो अपनी प्रोफेशनल असफलताओं को अपने फादर से एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन में आए, ब्लेम्स द अदर फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। बी कह रहा हाइड्स फ्रॉम द ट्रूथ, सत्य से मुंह छिपाना। सोज ए ब्लाइंड आई अगेंस्ट सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दों पर आंख बंद कर लेना। या स्केप फ्रॉम ऑल द डिफिकल्टीज, सभी परेशानियों से भाग जाना। तो जैसे मैंने कहा, बरी हिज हेड इन द सैंड, अपना सर बालू में छिपाना। आप देखते हैं जैसे तूफान जब आता है तो शुतुरमुर्ग अपना सर बालू में छिपा लेता है। इसका मतलब उसको लगता है कि तूफान चला गया, लेकिन क्या उसका सर बालू में छिपाने से तूफान जाएगा? नहीं जाएगा, तूफान तो है ही है। तो इसका मतलब क्या होता है? सच्चाई से मुंह मोड़ना, सच्चाई से मुंह छिपाना। तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा, हाइड्स फ्रॉम द ट्रूथ, है कि नहीं? ये इडियम्स है, बरी हिज हेड इन द सैंड, सच्चाई से, सत्य की अनदेखी करना, सत्य या वास्तविकता की अनदेखी करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, आई क्वाइटली वेंट आउट एट द डोर इन टू द वरामदा। मैं चुपचाप, वेंट आउट बाहर की तरफ चला गया, एट द डोर इन टू द वरामदा, मैं चुपचाप बाहर की तरफ गया। आई क्वाइटली वेंट आउट, मैं चुपचाप बाहर गया। ये एट हमारा यहाँ पे करेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि करेक्शन कहाँ है आप समझ पाएँ। ये करेक्शन वाला पॉइंट है, यहाँ पे करेक्शन करना है। मैं चुपचाप बाहर चला गया दरवाजे से, इनटू वरामदा, कहाँ पर? वरामदा में। तो दरवाजे, एट का मतलब तो लोकेशन को दर्शाता है। जैसे आपको बोलना कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ तो आई एम एट द डोर होगा। बाई द डोर माने हो जाएगा दरवाजे के बगल में हूँ, है कि नहीं? फ्रॉम द डोर, दरवाजे से दूर हूँ। थ्रू माने में से होकर, तो वो दरवाजे में से होकर बरामदे में गया। तो यहाँ पे ज़्यादा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थ्रू हो जाएगा कि आई क्वाइटली वेंट आउट, मैं चुपचाप चला गया। थ्रू द डोर, दरवाजे में से होकर, इनटू द वरामदा, बरामदे में। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ बिल्ड पार्टनरशिप अक्रॉस द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन एक्सिलरेट
जेंडर इक्वलिटी। अब अगर आप देखें, हमें यहाँ करेक्शन करना है, सारे ऑप्शन देखिए विथ, टिल, इन और टू। आगे देखें तो एक्सीलरेट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म संभव नहीं है। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब लिखेंगे तो आईएनजी फॉर्म आएगी तभी सही होगी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही हो जाएगी क्योंकि ये इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस हिसाब से सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, कौन? डी। वही आंसर हमारा सही होगा। बाकी सारे प्रीपोजिशन उसके साथ आईएनजी फॉर्म आना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। एल्यूजिव हैंड राइटिंग क्रिएट्स ए पुअर इंप्रेशन। कैसी राइटिंग एक खराब इंप्रेशन क्रिएट करती है? लिखा हुआ एल्यूजिव। एल्यूजिव माने अप्रत्यक्ष, जिसमें सीधा सीधा, इल्यूजिव नहीं लिखी हुई, इल्यूजन अलग है। इल्यूजन का मतलब तो भ्रम होता है, एल्यूजिव है माने जो सीधे सीधे चीज़ों को ना बोल करके इनडायरेक्टली चीज़ों को हम लिखते हैं। तो एल्यूजिव का ज़्यादा सटीक सिनोनिम्स यहाँ पर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग जिसमें विवरण हो, कानूनी हैंड राइटिंग हो, उचित हैंड राइटिंग हो, या इलिजिबल। इलिजिबल माने अपठनीय, जैसे डॉक्टर इत्यादि लिखते हैं, पढ़ने में नहीं समझ में आता है। तो इलिजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रीड प्रॉपरली, जिसको सही तरीके से पढ़ा ना जा सके, है कि नहीं? जैसे डॉक्टरों की राइटिंग हो गई, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, इलिजिबल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन में। क्लासिकल बिल्डिंग्स इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन टाइम्स। प्राचीन यूनानी और रोमन के समय में जो क्लासिकल बिल्डिंग्स हुआ करती थी वर कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ट फ्रॉम मार्बल और सम अदर अट्रैक्टिव ड्यूरेबल स्टोन। उनको या तो संगमरमर से या फिर अन्य आकर्षक पत्थरों से बनाया जाता था। कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ट, देखिए वर लिखा हुआ है, वर कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ट। तो आपको पहले तो ये देखना है कि ये वर है और वर के साथ ये वर्ब लिखी हुई है, माने हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो पहले तो हम लोग वर्ब के स्ट्रक्चर को देखेंगे। वाज या वर के साथ, वॉज या वर्ब के साथ या तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, या इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, या इसके साथ आप यूज करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीन पैटर्न है जो वाज या वर्ब के साथ यूज होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, वर लिखा हुआ है वहां पर, वर के साथ हैविंग बीन बिल्ट, ये तो सेंस बनेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि वर के साथ हैविंग बीन आएगा नहीं। ठीक, वर के साथ ये देखिए वर फैसिनेटिंग, वर के साथ आईएनजी फॉर्म, वर फैसिनेटिंग टू बिल्ड। यहां देखें वर स्ट्रेंज बिल्ड, वर के साथ बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, मैं उसके वो हेल्पिंग वर्ब वहां लिखी हुई है, इस चीज को समझिएगा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम लोग यहाँ मिला रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये संभव नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये कोई पैटर्न नहीं है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है लेकिन केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ देखिए वर्ब फैसिनेटिंग टू बिल्ड और टिपिकली बिल्ड। अब अगर हम देखें तो वर्ब फैसिनेटिंग, फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना, है कि नहीं, आश्चर्य करना। तो यहाँ पे जब आप बी आंसर लेते हैं तो फैसिनेटिंग का सेंस ही नहीं बन पाएगा कि क्लासिकल जो प्राचीन ग्रीक और रोम के समय की बिल्डिंगें हैं वर फैसिनेटिंग टू बिल्ड, वो बनाने के लिए फैसिनेटिंग कर रही थी, सेंस नहीं दे रहा है, कोई गलत सेंस हो जा रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। सी देखिए बनेगा वर टिपिकली बिल्ट, वो वर के साथ बिल्ट, वर्ब वाज ये वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब बिल्ट माने पैसिव वॉइस में इन बिल्डिंगों को बनाया गया था, सही लिखा हुआ है, बिल्डिंगों ने नहीं बनाया था बल्कि बिल्डिंगों को निर्मित किया गया था। टिपिकली माने विशेष तौर पर, टिपिकली का मतलब क्या होता है, विशेष तौर पर। टिपिकली को हम जब किसी चीज की जो पर्टिकुलर विशेषता होती है उसको आपको बताना होता है, तो किसी चीज की पर्टिकुलर विशेषता को बताने के लिए हम लोग टिपिकली वर्ड का यूज करते हैं। एडवर्ब है, कहाँ यूज करते हैं, हिंदी निकलती है विशेष तौर पर, ये किसी चीज की पर्टिकुलर विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट ये। कंगारू विशेष तौर पर कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो टिपिकली फाउंड आप लिख सकते हैं। गुंबद का प्रयोग विशेष तौर पर इस्लामिक जो आर्किटेक्ट है उसमें किया जाता था, तो टिपिकली हो जाएगा वहां पर। क्लियर हो गया। तो किसी चीज की जो पर्टिकुलर विशेषता है उस सेंस में हम लोग टिपिकली का यूज करते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही होगा।
आगे आइए अगला क्वेश्चन। ऑल्दो अनकाउंटेबल फाइल्स स्टैकअप ऑन द, स्टैकअप माने इकट्ठा होना, फाइलें इकट्ठा हो गई, ये ढेर लग जाना, फाइलें इकट्ठा हो गई या फाइलों का ढेर लग गया ऑन द टेबल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी अधिकारियों की मेज पर। यद्यपि सरकारी अधिकारियों की मेज पर अनगिनत फाइलों का ढेर लग गया। स्टैकअप ध्यान रखिएगा फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर भी दे प्रीफर डूइंग देयर वर्क, वे प्रीफर करते हैं, प्रीफर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रीफर करते हैं अपना काम करना एट ए मोर लेजर प्लेस। एट ए मोर लेजर प्लेस माने काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से, बहुत ही धीमे धीमे सुस्त तरीके से, एट मोर लेजर प्लेस। क्या होगा, अब देखिए आर्टिकल ए लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आगे नाउन आएगा। अब इस हिसाब से हमारा आंसर ये और ये दोनों आंसर गलत हैं। क्यों गलत है बताइए? अगर ए लिखा हुआ है तो आगे नाउन आना चाहिए, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकती है, नाउन नहीं होती। सेम यही चीज यहां पर है, देखिए ए लिखा हुआ है, पेस्ट आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन ये बचा, एट ए मोर लेजरली प्लेस और एट ए मोर लेजर प्लेस, सॉरी पेस, गति से। तो क्या लें, लेजर पेस लें या लेजरली पेस लें, ये हमें यहां पर डिसाइड करना है। बताइए, तो इसको थोड़ा समझते हैं, लेजर और लेजरली में क्या अंतर है। लेजर नाउन है, और जब आप इसमें एलवाई जोड़ेंगे लेजरली बनेगा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो अब देखिए, एट अ मोर पेस आपका नाउन हो गया। नाउन की विशेषता किससे बताएंगे, एडजेक्टिव से, और एडजेक्टिव की विशेषता किससे बताएंगे, एडवर्ब से, और फिर यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा सी, एट ए मोर लेजरली प्लेस। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेस भी नाउन है, लेजर भी नाउन है, एक नाउन से दूसरे नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस पॉइंट को समझिएगा, लेजर नाउन है, उसमें एलवाई जोड़ेंगे तो लेजरली बनेगा, वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एक समझ का क्वेश्चन था, कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, वो हो सकता है ये आंसर टिक कर दें, लेकिन आंसर आपका सी होगा। किस कॉन्सेप्ट से होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी मैंने यहाँ बता दी। अगले क्वेश्चन में आइए। द हाउसिंग लोन टेकन बाई रमेश इफेक्टेड हिज डेली क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस एडवर्सली। हाउसिंग लोन जो कि रमेश के द्वारा लिया गया था, उसने उसके दैनिक खर्चों को विपरीत तौर पर, एडवर्सली माने निगेटिवली हो सकता है, निगेटिवली, विपरीत तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया। प्रभावित करने का सेंस है, और मैंने आपको बताया था कि प्रभावित करने में वर्ब अफेक्टेड होती है, इफेक्टेड नहीं होती। सारे ऑप्शन में इफेक्टेड लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन में अफेक्ट लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ अफेक्ट और इफेक्ट का, दोबारा इसको नहीं लेते हैं। इट वॉज ए प्रिविलेज, यहाँ पे कह रहा अंडरलाइन द स्पेलिंग, रेक्टिफाई द स्पेलिंग। स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी है भाई, ये स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। बताइए जरा कौन सी स्पेलिंग प्रिविलेज की सही है। प्रिविलेज, ये ए ऑप्शन, विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार या कह सकते हैं सम्मान, कह सकते हैं, यहाँ पे सम्मान की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे स्टडी ड्यूरिंग 3 आवर्स। 3 घंटे के दौरान उन्होंने अध्ययन किया। 3 घंटे के दौरान क्या, ये 3 घंटे तक उन्होंने अध्ययन किया। तो ये एक टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के लिए पीरियड ऑफ टाइम है, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। इसलिए ड्यूरिंग की जगह ज़्यादा सटीक क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर लगाया जाता है। आगे आइए। मनीष टोल्ड रौनक, मनीष ने रौनक को कहा टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब ईडियम्स है, ये टाइम एंड अगेन ईडियम्स है, इसका मतलब होता है बार बार, और इस हिसाब से इसका मीनिंग क्या होगी,
रिपीटेडली हो जाएगी, ऑप्शन ए ले लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, इडियम्स पे आधारित। दिस न्यूली अराइजन एविडेंस, ये नया प्राप्त हुआ एविडेंस माने लक्ष्य। इसको मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं आपको। देखिए एविडेंस नाउन है, अराइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, न्यूली एडवर्ब है, और ये आपका दिस हो गया। ठीक है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव से और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब से बताई जा रही है। सही लिखा हुआ, इस चीज़ को आप समझिएगा, इस पैटर्न को थोड़ा एनालिसिस करिएगा। एसएससी ने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, मैं कहिए तो अलग से लिख दूं, आप जरूर इस बात को ध्यान दीजिएगा। दिस, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में अक्सर आ जाया करती हैं, हम उसको नहीं समझ पाते। ये देखिए नाउन है, एराइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, न्यूली एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा है, और फिर ये आपका डिटर्मिनर है। आर्टिकल हो या डिटर्मिनर हो, ये सबसे पहले लिखा जाता है, और ये किसके लिए आता है, नाउन के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सही लिखा हुआ, ये पैटर्न सही है। दिस न्यूली अराइजन एविडेंस, ये नया प्राप्त हुआ एविडेंस, कुड हैव प्रूव्ड टू फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड बार्स, ये साबित हो सकता था, फाइनली इसने कल्प्रिट को, पुट द कल्प्रिट बिहाइंड बार्स, पुट समबडी बिहाइंड बार, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टू पुट समबडी बिहाइंड बार्स माने किसी को जेल में भेज देना। ठीक, आ गया। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या लेंगे, कुड हैव बीन प्रूवन, कैन प्रूफ, इज प्रूफ या कैन बी प्रूवन, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो पहले तो ये वर्ब आपकी पैसिव में है, ये वर्ब भी पैसिव में है, ये दोनों वर्ब पैसिव में लिखी हुई है। तो ये नया एविडेंस ने प्रूव किया टू फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड बार्स, ये जो नया एविडेंस मिला, इसके प्रूफ के कारण ही जो कल्प्रिट है वो सलाखों के पीछे चला गया। तो ये पैसिव वॉइस का यहाँ सेंस नहीं बनेगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं है। अब हमारे पास बचा कैन प्रूफ। कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, प्रूफ आपका नाउन है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा इज, इज के साथ आप नाउन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, सही लिखा हुआ है, यही ऑप्शन हो जाएगा कि दिस न्यूली अराइजन एविडेंस, ये नया प्राप्त हुआ एविडेंस, इज माने है, प्रूफ माने साक्ष्य, टू पुट द कल्प्रिट बिहाइंड बार्स, अपराधी को जेल के पीछे डालने के लिए, और इज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी काम को करना है। इट इज प्रूफ, ये एक तरीके का प्रूफ है, किस चीज का प्रूफ है, टू फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड बार्स, अपराधी को अंततोगत्वा जेल के पीछे डालने के लिए। समझ गए होंगे सेंस के आधार पे, पैसिव वॉइस का सेंस नहीं है, इसलिए ये दो आंसर कट जाएंगे। कैन मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये नाउन लिखा हुआ है, ये संभव नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा इज, इज के साथ नाउन आ सकता है क्योंकि राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र, देखिए इज के साथ नाउन आया कि नहीं आया, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गिव अवे स्मोकिंग आई योर हेल्थ विल इम्प्रूव, यदि आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के फॉर्मेट में आपको आंसर दिए गए हैं, आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। बताइए, इफ़ यू गिव अवे, गिव अप, गिव ऑफ और गिव आउट, अलग अलग करके वर्ब दी गई हैं, सबका बताइए जल्दी से क्या होगा। बड़ा सिंपल वर्ड है ये, कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, जो आंसर हमारा होगा वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गिव अवे लिखा हुआ है, गिव अवे को देख लेते हैं। गिव अवे दो अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। नंबर एक, टू relinquish control
ओवर समथिंग, माने किसी के ऊपर से नियंत्रण छोड़, जैसे ब्रिटेन का भारत पे नियंत्रण था, आज़ादी के बाद ब्रिटेन ने भारत पर अपना नियंत्रण क्या किया, रेलिंक्विश कर दिया। रेलिंक्विश माने त्याग देना, माने नियंत्रण त्याग देना या कब्जे। ये सेंस निकल के आएगा। दूसरा इसका मीनिंग निकल के आता है गिव अवे का, टू रिवील अ सीक्रेट, रहस्य उजागर करना। दो सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं गिव अवे को, किसके सेंस में, रहस्य उजागर करने के सेंस में, रिवील ए सीक्रेट के सेंस में, और किसी के ऊपर कोई कंट्रोल इत्यादि हम छोड़ रहे हैं उस सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे आइए। गिव ऑफ, गिव ऑफ का सरल शब्दों में मतलब होता है टू इमिट, माने उत्सर्जित करना। जैसे वाहन चलाते हैं या फैक्ट्रियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करती हैं, गिव ऑफ। पौधे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एमिट हो जाएगा, गिव ऑफ हो जाएगा, उत्सर्जित करना। ठीक है, गिव अप तो यही लिख दे रहे हैं, गिव अप माने एबंडन, त्यागना या छोड़ना। ठीक, आगे आ जाए। अब हो गया, सारी वर्ब आपकी समझ गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ब हैं उन्हीं को देखना है, उसी का मीनिंग मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चले आगे की तरफ। हाँ, ये एक वर्ब रहेगी, इसको भी लिख लेते हैं भाई, डी वाला, गिव आउट। गिव आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करना, टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से आपने स्मोकिंग छोड़ दी है तो आपकी स्वास्थ्य सही हो जाएगा। त्यागने या छोड़ने की इंग्लिश गिव अप होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वी सेल रीहियर्स थ्राइस, हमें इसको 3 बार सुनना चाहिए बिफोर द फाइनल परफॉर्मेंस, अंतिम परफॉर्मेंस से पहले। एट लीस्ट, कम से कम, वी मेक एरर्स, एट लीस्ट वी मेक एरर्स, 4 ऑप्शन है इन द डायलॉग्स। कह रहा है कि फाइनल परफॉर्मेंस से पहले हमें इसे 3 बार सुनना चाहिए ताकि हम डायलॉग में कोई गलतियां न करें। तो ये 2 सेंटेंस हैं, क्या ज़्यादा सही होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए जरा। फॉर, क्योंकि हम गलतियां करें, बट, लेकिन हम गलतियां करेंगे, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती कर दें। तो यही ज़्यादा सही होगा कि हमें फाइनल परफॉर्मेंस से पहले 3 बार रिहर्सल कर लेना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलती कर दें। यहाँ पर लिस्ट का जो भाव है वो ज़्यादा सही रहेगा, और लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये चेतावनी के लिए यूज करते हैं इसको हम। इसके साथ साथ ये इस कंजंक्शन में खास बात क्या है कि इसके बाद निगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता लिस्ट के बाद। लिस्ट के साथ निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लिस्ट का हिंदी निकलती है कहीं ऐसा ना हो कि, ये अपने आप में खुद निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव सेंस है और यही सेंस यहाँ पे बन रहा है कि हमें 3 बार परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलती कर दें। आगे आइए। सी इज अंडर द एल्यूजन दैट सी विल गेट द जॉब, वो इस एल्यूजन में है कि उसको नौकरी मिल जाएगी, माने वो इस भ्रम में है। एल्यूजन का मतलब अप्रत्यक्ष संकेत होता है, ये जो एल्यूजन है इसका मतलब अप्रत्यक्ष संकेत। ठीक। अनरियलिटी वास्तविकता हो जाएगी। हेलुसिनेशन दृष्टि भ्रम हो जाता है, जो दृष्टि भ्रम होता है उसको हम लोग हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष संकेत, हिंट कह लें, अगर सरल शब्दों में इंग्लिश में बोलना है तो हिंट हो जाएगा, या एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, माने किसी बात को सीधे सीधे न बोल के इनडायरेक्टली रूप में कहना। तो वो इस भ्रम में है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। भ्रम की इंग्लिश एल्यूजन होती है, भ्रम।
अनरियलिटी विजन यानी हेलुसिनेशन, दृष्टि भ्रम हो जाएगा, ये अलग का सेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी, कि वो इस भ्रम में है कि उसको नौकरी मिल जाएगी। आगे आइए, हिज फादर वार्नड हिम। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, आपने ये डिफरेंस जरूर देख लिया होगा इल्यूजन और इल्यूजन का। इल्यूजन का मतलब ये है, इल्यूजन का मतलब ये है। यहाँ इस वाले सेंस को लिया गया है कि वो भ्रम में है, तो सटीक इंग्लिश इल्यूजन होनी चाहिए, इल्यूजन नहीं, इल्यूजन अलग चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिज फादर वार्नड हिम, उसके पिता ने उसे चेतावनी दी, नॉट टू यूज वल्गर लैंग्वेज एट होम, कि वो घर पर वल्गर लैंग्वेज का प्रयोग न करे। ठीक है, तो अब ऑप्शन में आ जाए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, लिसेंसियस, और बी ऑप्शन दिया हुआ है रिबाल्ड। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, किसके, वल्गर के, इनका भी मतलब वल्गर होता है। तो लिसेंसियस, रिबाल्ड, वल्गर एक ही सेंस देता है। ये चीजें अनैतिक ऐसी भाषा से रिलेटेड होते हैं जिसको हम वल्गर का मतलब क्या हिंदी में बोलेंगे, माने अश्लील कह सकते हैं, इसको हम हिंदी में अश्लील कहेंगे। ठीक है, अश्लील आप समझ रहे होंगे। तो लिसेंसियस, रिबाल्ड, वल्गर तीनों का सेम सेंस है। क्लियर हो गया, इन तीनों का मतलब एक ही निकल के आ रहा है, अश्लील। फिर अगला ऑप्शन देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, इम्परवियस। इम्परवियस क्या होता है, जिसके अंदर कोई चीज प्रवेश ना कर सके वो इम्परवियस हो गया, सरल शब्द में इसको आप कह सकते हैं। तो नॉट अफेक्टेड, जो प्रभावित ना हो, नॉट अफेक्टेड आर इन्फ्लुएंस्ड, जिसको प्रभावित न किया जा सके वो इम्परवियस होगा। और अगला जो हमारा ऑप्शन है देखिए क्या दिया हुआ है, डिकोरस। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, डिकोरस। डिकोरस का क्या सेंस निकल करके आता है, प्रॉपर एंड पोलाइट बिहेवियर, है कि नहीं। डिकोरस का मतलब प्रॉपर या पोलाइट। तो आपको कहीं पर कोई भाषा यूज करनी है, उचित भाषा या विनम्र भाषा का प्रयोग करना है, तो उसके पिता ने उसको वार्न किया। यहाँ पे देखिए हमें एंटोनिम लेना है, ये एंटोनिम का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया। उसके पिता ने उसको वार्न किया कि आपको अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तो इसके सिनोनिम्स थे, ये अलग वर्ड है, तो इसका अपोजिट बनेगा डिकोरस, पोलाइट या विनम्र या उचित भाषा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हमको लेना था, ये सब सिनोनिम्स हैं। आगे, सिले वॉज वेरी हैप्पी, सिले काफ़ी खुश थे, वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन टू बर्थडे पार्टी, जब मैंने उनके बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। तो यहाँ जब का सेंस आ रहा है, कंजंक्शन आप वेन लेंगे तो ज़्यादा सही होगा कि वे काफ़ी खुश थे जब मैंने उनके बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। दो सेंटेंस को जिस भाव से बेहतर जोड़ सकते हैं वही कंजंक्शन लेना चाहिए, यही यहाँ बनेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 145, मिस्टर सेन गुप्तास कंप्लेंट, मिस्टर सेन गुप्ता की शिकायत टू द हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी से, वाज ओनली ए रेड हेरिंग, ये केवल एक रेड हेरिंग थी। बड़ा अच्छा इडियम सही है, रेड हेरिंग। क्या होता है रेड हेरिंग का मतलब, रेड हेरिंग का मतलब एक गैर महत्वपूर्ण बात या घटना, मतलब एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी घटना जो आपका ध्यान वास्तविक मुद्दे से भटका देती है। बात समझ पा रहे कि नहीं, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि देश में तमाम बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दा है, और भी बहुत सारी समस्या या चुनौतियां देश के सामने चल रही हैं। अब मीडिया वाले इन मुद्दों को दिखाने की बजाय वो पता लगा दिखा रहे हैं कि एक जो है ट्यूबवेल में, एक कुएं में कोई गिर गया था, अब उसको निकालने के लिए क्या प्रयास हो रहा है, उसी में पूरा अपनी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी या अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब मुख्य मुद्दा जो होता है, मुख्य इशू जो होता है, उसको उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसकी बजाय किन्हीं छोटी मोटी चीज़ों पर लोगों के ध्यान को मोड़ दिया जाता है, लोगों के ध्यान को भटका दिया जाता है ताकि वो मूल चीज़ों पर बात न कर सकें। दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग, और इसी को हम कहेंगे सरल शब्दों में क्लेवर ब्लफ। ब्लफ है एक तरीके का, धोखेबाजी है एक तरीके की, जिसमें आपको भटका दिया जाता है, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलेंगे। तो रेड हेरिंग का मतलब हो जाएगा एन अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट
या इवेंट दैट टेक्स पीपुल्स अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है कि नहीं। एक ऐसा गैर महत्वपूर्ण घटना या एक ऐसी तथ्य जो लोगों के ध्यान को मूल मुद्दे से भटका दे, वो क्लेवर ब्लफ है, रेड हेरिंग है। कर लेंगे इडियम्स है, आगे बढ़ते हैं। 146 द कॉमन मासेस हैव वेटेड फॉर 3 आवर्स टू मीट द किंग इन द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में किंग से इंतजार करने के लिए जो आम जनता थी वो 3 घंटे इंतजार कर रही थी। और आप यहाँ पर देखेंगे फॉर 3 आवर्स लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाया गया है, तो इसका मतलब परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग इसमें ले लें, बोलिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ज़्यादा सही रहेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो हैं, हैव बीन वेटिंग और हैज़ बीन वेटिंग। कॉमन मासेज आम जनता, ये मासेज वर्ड है, प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल है तो हैज संभव नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, है वाला। द कॉमन मासेस हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स टू मीट द किंग इन द रॉयल कोर्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 147 देयर वाज सम ड्राइंग पेन्स इन माई डेस्क। मेरी डेस्क में कुछ ड्राइंग पेन्स हैं, बताइए क्या हो जाएगा। देर के बाद जो वर्ब आती है वो बाद वाले के हिसाब से, बाद में है सम ड्राइंग पेन्स, ये प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के हिसाब से वर्ब हैज गलत होगी, इज गलत होगी, देयर्स इसमें तो वर्ब है ही नहीं, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा देयर आर, क्योंकि ये प्लूरल के साथ आर वर्ब सही रहेगी। क्लियर हो गया पॉइंट, ये नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सी आर्गूड अगेंस्ट द अननेसेसरी स्प्लिट इन द कमेटी। उसने कमेटी में अनावश्यक स्प्लिट पर तर्क दिया। स्प्लिट माने विभाजन, और विभाजन की मीनिंग देखिए डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन माने विभाजन, और यही मीनिंग आपकी स्प्लिट की भी है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। मिक्स, कॉम्बिनेशन और ब्लेंड, ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ध्यान दीजिएगा। मिक्स, कॉम्बिनेशन और ब्लेंड ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मिक्स माने भी मिला देना, कॉम्बिनेशन माने भी, ब्लेंड माने भी मिश्रण होता है, मिश्रित करना है। ये वर्ड वर्ब भी है, ये वर्ड नाउन भी है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा वर्ड है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैड यू बीन टू दुबई, क्या आप कभी दुबई गए हैं। ध्यान दीजिएगा, हैड यू बीन टू दुबई लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है ये, क्या आप कभी दुबई गए हैं। आई वुड ऑल्सो गो विथ यू, मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगा, यही तो सेंस आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, हैड से शुरू हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है कि इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर यहाँ पर वर्ब के रूप में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैड बीन का यूज होता है, तो जो दूसरा सेंटेंस होता है उसकी वर्ब में हम यूज करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये याद कर लेना है, कंडीशनल सेंटेंस के 5 स्ट्रक्चर हैं, जीरो कंडीशनल, प्रेजेंट की कल्पना, फ्यूचर के कंडीशनल वाक्य, पास्ट की कल्पना और पास्ट का अफसोस। ये पांचों स्ट्रक्चर याद करिए, कहीं न कहीं पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ हैड बीन है, ये लिखा हुआ है, तो आगे जो सेंटेंस है उसमें वर्ब होगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखी हुई है आई वुड हैव गॉन, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तेलंगाना आर्टिस्ट आर नो फॉर द अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग्स। जो तेलंगाना के कलाकार हैं उनको उनके बेहतरीन ब्रॉन्ज कास्टिंग्स के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में आए तेलंगाना आर्टिस्ट, प्लूरल वर्ड है तो इज नोन तो होगा नहीं। हैव बीन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा, हैव बीन के साथ सेकंड फॉर्म नहीं होगी। तेलंगाना आर्टिस्ट हैव टू नो, तेलंगाना आर्टिस्ट को जानना है, ये तो अनिवार्यता को दर्शा रहा है, तेलंगाना आर्टिस्ट को जानना है, सेंस गलत हो जाएगा, इसकी हिंदी निकल रही है जानना है, ये मीनिंग गलत आ रही है, तो फिर यही होगा सी। तेलंगाना आर्टिस्ट आर नोन, इनको जाना जाता है फॉर देयर अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग्स, उनकी अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग्स के
लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? ये सेंस के आधार पे क्वेश्चन था और सेंस के आधार पे कैसे मैंने मीनिंग निकाला और कैसे मीनिंग निकाल के डिसाइड किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं सब्जेक्ट वर्ब को देखिए, कहीं वर्ब के पैटर्न को देखिए, सब्जेक्ट वर्ब के आधार पे ये गलत है, वर्ब का पैटर्न ये गलत है, ये वर्ब सेंस के आधार पे गलत लिखी हुई है, इसलिए ये होगा सही। तो कहने मतलब वर्ब का बेसिक स्ट्रक्चर जरूर करके जाइए। एसएससी सीजीएल देना हो, सीपीओ देना है, मेंस का सीएचएसएल मेंस देना है, स्टेनो देना है, एमटीएस दे रहे हैं, जरूर इसको करके जाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएससी देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है, प्रीपोजिशन हो गया, बेसिक वर्ब हो गए, आर्टिकल हो गए, एडजेक्टिव, ये 3-4 चैप्टर तो आपको छोड़ने नहीं है। आगे आइए, दिस सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स इनेबलिंग द हेयर टू ग्रो। इस सीरम, ये जो सीरम है, कंटेन्स माने धारण करता है, इंग्रेडिएंट्स माने तत्वों को, इनेबलिंग द हेयर टू ग्रो, जिससे हमारे बाल बढ़ जाते हैं। बताइए क्या लेंगे? दिस सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स, ये सीरम धारण करता है किसको? इंग्रेडिएंट्स को, तत्वों को। अब वो तत्व इनेबल करते हैं बालों को बढ़ने के लिए। यहां पर देखें तो द इनेबल लिखा हुआ है, इनेबल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले आर्टिकल लगा दिया गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आर्टिकल संभव नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन की तरह काम नहीं करती, हमको पता है। नाउन की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी काम करती है, ये गलत हो जाएगा। यहां लिखें, दिस सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स फॉर ग्रोइंग मैनी हेयर, हेयर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसके साथ मैनी लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। यहां पर फॉर ग्रोथ हेयर, ग्रोथ नाउन है, हेयर भी नाउन है, फॉर ग्रोथ हेयर कोई सेंस ही नहीं बनेगा, फॉर ग्रोथ हेयर, हेयर ग्रोथ कोई मीनिंग नहीं दे पा रहा, ये गलत हो जाएगा। यहां देखें दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया, यहां पर सोचिए जरा, जोड़ करके देखिए, दैट इनेबल द हेयर टू ग्रो, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद ये वर्ब लिखी हुई है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। एंटीसीडेंट देखिए, इंग्रेडिएंट से प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, सही हो गया। इसी इंग्रेडिएंट की विशेषता बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज का यूज किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज का यूज हम किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसकी विशेषता ये बता रहा, तो सही हो गया। दैट इनेबल द हेयर, जो कि बालों को समर्थ बनाता है, टू ग्रो माने विकसित होने के लिए। तो इस हिसाब से ये जो सी ऑप्शन है, ये ग्रामर के पैटर्न के हिसाब से सही लिखा हुआ, यही आंसर होगा। आगे आए, इट हैज बीन फाउंड दैट, ऐसा पता चला है कि द ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ए मोथ, ट्रीज को एक मोथ के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर हम लोग आए, क्या क्या हो सकता है, सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ए मोथ, पेड़ डिस्ट्रॉय नहीं करे, पेड़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक मोथ के द्वारा। तो सेंटेंस को पढ़ने पे लग रहा है कि जो वर्ब है ये पैसिव में ही होगी, और अगर पैसिव में होगी तो हैव डिस्ट्रॉयड और हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ये वर्ब देखिए एक्टिव में लिखी हुई है, ये वर्ब आपकी पैसिव में लिखी हुई है, और ये वर्ब पैसिव में है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर हम ये डिसाइड कर लें कि यहाँ पर वर्ब को हमको एक्टिव में लेना है कि पैसिव में लेना है, तो हम काफ़ी इजीली चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा। तो अब सबसे पहले डिसाइड करिए एक्टिव में है कि पैसिव में। तो पेड़ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या पेड़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक मोथ के द्वारा, तो सेंटेंस आ रहा है कि पेड़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कार्य सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, यानी वर्ब पैसिव में होनी चाहिए। वर्ब पैसिव में होनी चाहिए तो आंसर ए और बी दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इसकी वर्ब किसमें लिखी हुई है, एक्टिव वाइस में। अब पैसिव में आपका आंसर सी बचा और जो लिखा हुआ है वो बचा। आंसर सी में वर्ब देखिए इज आई है, यहाँ वर्ब देखिए आर आई है, सब्जेक्ट आपका ट्रीज है, ट्रीज के साथ आर ही सही होगा, इज गलत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 153, द interdisciplinary approach utilized in this study facilitates comprehensive understanding of the complex phenomena under investigations। ऑप्शन ये 4 हमारे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ले, देखिए इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ये पैटर्न ग्रामर का इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। ठीक, फैसिलिटेट
सही लिखा हुआ है। ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ये सही लिखा गया है। विल हैव फैसिलिटेड, ये भी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही लिखा हुआ है। ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यूटिलाइजेस, ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर वर्ब चेंज कर दी गई है, फैसिलिटेट की जगह यूटिलाइजेस लिखा हुआ है। तो ये तीनों वर्ब फॉर्मेट के हिसाब से सही लिखी हुई हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखें क्या ज़्यादा सही होगा। देखिए, द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूटिलाइज्ड इन दिस स्टडी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूटिलाइज्ड इन दिस स्टडी, इसको पहले समझना है आपको। ये क्या लिखा हुआ है, ये यूटिलाइज्ड जो यहाँ पर है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, पास्ट पार्टिसिपल हम लोग इसको बोलते हैं, और ये काम करती है किसकी तरह, फ्रेज की तरह। तो सेंटेंस को पहले समझिए, सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है। द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये जो आपका है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यूटिलाइज्ड इन दिस स्टडी, ये आपका हो गया फ्रेज, और उसके बाद ये वर्ब आ रही है फैसिलिटेट, ये वर्ब इसकी है। तो जाहिर सी बात है यूटिलाइज यहाँ लिखा हुआ है, तो यूटिलाइज वर्ब के रूप में लिखना अब हमारे लिए संभव नहीं है, फैसिलिटेट ही वर्ब होगी। और फैसिलिटेट वर्ब होगी तो फैसिलिटेटेड लें या विल हैव फैसिलिटेटेड लें, फ्यूचर में इसको लिखें या पास्ट में इसको लिखें, तो क्या सेंटेंस सही होगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूटिलाइज्ड इन दिस स्टडी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको इस स्टडी में यूटिलाइज किया गया, इस अप्रोच को जिसको किस अध्ययन में यूटिलाइज किया गया, इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, इन्वेस्टिगेशन के अधीन एक जटिल फिनोमेना के कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करेगी, या इसने इसको फैसिलिटेट किया। क्या बोलना ज़्यादा सही रहेगा ये डिसाइड करिए आप लोग। देखिए अब सारी मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, तो थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए कि क्या ज़्यादा सही रहेगा। तो विल हैव फैसिलिटेटेड, जाहिर सी बात है ये सेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने पे लग रहा है कि ये काम हो चुका है, कि ये अप्रोच, आपने कहा कि सर जो अप्रोच मैंने इस क्वेश्चन को करने में लगाई उससे मुझे फ़ायदा मिला, यही तो सेंस बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि जो अप्रोच इस स्टडी में यूटिलाइज हुई उससे इस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक बेहतर तरीके से हम समझ पाए, ये सेंस आ रहा है कि इसने इसको समझने में काफ़ी मदद की। तो सेंटेंस को पढ़ने पे लग रहा है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, और जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो फ्यूचर में न जा करके पास्ट में जाएगा, और इस हिसाब से हम लोग आंसर क्या लेंगे, बी। फिर से समझिएगा कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया। ये आंसर मैंने कट किया, वर्ब का पैटर्न गलत लिखा हुआ था। ये आंसर मैंने कहा कि भाई यूटिलाइज यहाँ भी, यूटिलाइज यहाँ सेंस नहीं दे रहा है, फैसिलिटेट ही होगा, और फैसिलिटेट अगर होगा तो एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में है। तो मैंने सेंटेंस को पढ़ा और पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया कि ये सब्जेक्ट है, ये फ्रेज हो गया, और इस सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है, और फिर मैंने उसका सेंस फ्रेज से रिलेट किया कि ये अप्रोच जिसको इस स्टडी में यूटिलाइज किया गया, ये इस जटिल फिनोमिना की एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग बनाने में हमारी मदद किया इसने, है कि नहीं। चलिए, तो अब फैसिलिटेट ज़्यादा सही हो जाएगा। आगे आते हैं। नो सूनर डिड वी रीच एट द पार्टी दैट इट बिगेन टू रेन। नो सूनर के साथ अगला कंजंक्शन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, देन होता है। एक ही ऑप्शन में देन लिखा हुआ है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, आई कैन नॉट यूज माई ऑफिस एट द मोमेंट। इस समय मैं अपने ऑफिस को यूज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज, क्योंकि, इट बीइंग पेंटेड, क्योंकि इस पर पेंट किया जा रहा है। अब आंसर में आए, इट बीइंग पेंटेड, देखिए यहाँ इट के साथ डायरेक्ट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका जब पैसिव बनाते हैं तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये देखिए बिकॉज कंजंक्शन है, और हमें पता है कि कंजंक्शन के साथ जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं तो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। और ये बीइंग पेंटेड जो लिखा हुआ है, ये बीइंग और ये पेंटेड, ये जो लिखा हुआ है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और बिकॉज कंजंक्शन है। तो ये ग्रामर का ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, उस आधार पे जो लिखा है वो गलत है, यानी नो सब्स्टिट्यूशन आंसर नहीं हो सकता। इट हैड बीन पेड, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म संभव नहीं है,
हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी फॉर्म आती है। इट हैज बीन, हैज के साथ बीन कहीं आता ही नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर गलत है, ये भी वर्ब का पैटर्न गलत लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक ऑप्शन सही है, कौन सा, ए, इट इज बीइंग पेंटेड। तो देखा आपने कैसे मैंने ग्रामर की और वर्ब की बेसिक समझ के आधार पर इस क्वेश्चन को किया, और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब आपको सचेत हो जाना चाहिए कि भाई CHSL प्री 2024 में अगर एसएससी ने इस कॉन्सेप्ट पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो हो सकता है आगे भी इसी वर्ष CGL, स्टेनो, CPO मेंस, CHSL मेंस में इस पे क्वेश्चन आपको मिले, तो थोड़ा इसको करके और प्रिपेयर होके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ही लॉस्ट ऑल सेंसेशन इन हिज लेग थ्रू ए क्रैम्प। यहाँ पर स्पेलिंग की एरर है, सेंसेशन क्या ज़्यादा सही होगा, सेंसेशन, ये देखिए सी ऑप्शन, सेंसेशन जो संवेदनशीलता होती है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, एट हिज विट्स एंड। एट हिज विट्स एंड का मतलब क्या होता है, इडियम्स है और इसी की मीनिंग हमें लिखती है, अपनी इच्छाओं के अंत पे होना, माने जहाँ पे आपकी इच्छाएं एकदम कन्फ्यूजन की अवस्था में आ जाएं, आप डिसाइड ना कर पाएं कि भाई ये करें कि वो करें, क्या काम किया जाए, जहाँ आपको पता ना चल पाए, उसको हम लोग बोलते हैं एट हिज विट्स एंड, यानी नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ये इडियम्स है, एट हिज विट्स एंड, और उसका मीनिंग ये हो जाएगा नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही पास अवे, वह गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई, इन द ईयर 1950 एट 10 AM ऑन 13 जुलाई। कुछ नहीं है, देखिए समय के 3 पार्ट दिए गए हैं, जब भी समय के एक से ज्यादा पार्ट हों हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, स्मॉल टू बिग। ये समय की छोटी अवधि से समय की बड़ी अवधि तक ये टाइम का फ्रेम होना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी अवधि कौन सी है, एट 10 AM 10 बजे। फिर क्या होगा, फिर दिन आएगा 13 जुलाई, फिर क्या आएगा, साल आएगा। तो सबसे पहले 10 AM लिखें, ये देखिए एट 10 AM, फिर दिन लिखें 13 जुलाई, फिर साल लिखें इन द ईयर 15, ये आपका आंसर हो गया। तो टाइम का रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्मॉल टू, छोटे से बड़े की तरफ, है कि नहीं, और वही कॉन्सेप्ट लगाया, हमारा आंसर आ गया। समझ गए होंगे आप, कोई ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है। द मीटिंग क्लोज्ड विद ए वोट ऑफ थैंक्स, ये ध्यान रखिएगा, विद ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापन या प्रस्ताव, धन्यवाद ज्ञापन या धन्यवाद प्रस्ताव के साथ मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग समाप्त हुई। तो मीटिंग समाप्त हुई, स्टॉप नहीं, स्टॉप माने तो रुक जाना, मेरी क्लास चल रही है रुक जाए, ये स्टॉप होगा। मीटिंग फिनिश, कॉम्प्लीटेड या कंक्लूडेड, क्या लेना ज़्यादा सही होगा, इसका आप लोग आंसर दीजिए। चारों मीनिंग एकदम मिलती जुलती हैं, क्या होगा भाई बोलिए, मीटिंग का समापन हुआ, है कि नहीं, मीटिंग समापन हुआ, समापन क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा, कंक्लूडेड, मीटिंग कंक्लूडेड विथ ए वोट ऑफ थैंक्स। आगे आइए, आई वॉज इन ओमान अराउंड 2 months, मैं लगभग 2 महीने ओमान में रहा। 2 महीने पीरियड ऑफ टाइम है, और हमको पता है कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या ज़्यादा सही होगा, फॉर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ये मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन में आते हैं 161, ही हैज़ रिकवर्ड नाउ, वो अब ठीक हो गया है, समझिएगा, ही हैज़ रिकवर्ड नाउ, वो अब ठीक हो चुका है, एंड इज फीलिंग टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक, और वो महसूस कर रहा है इतना मजबूत कि चल नहीं सकता। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये स्ट्रक्चर टू एडजेक्टिव और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इस पर जोर देता है। ये सेंस आता है, चीज इतना ज़्यादा है कि ये कार्य नहीं हो सकता या नहीं कर सकता, ये सेंस बनता है। तो इस पॉइंट को समझना है कि ये पैटर्न हम जब यूज करते हैं तो सेंस आता है ये चीज़ इतनी ज़्यादा है कि ये काम नहीं हो सकता। अब वो अभी अभी ठीक हो गया है और वो ऐसा महसूस करा इतना मजबूत है कि चल नहीं सकता, ये तो विरोधाभास हो जा रहा है, कितना मजबूत है चल नहीं सकता। डी आंसर देखिए, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हाँ सही कह रहा, मीनिंग तो सही निकल रही इसकी, लेकिन
ही हैज रिकवर्ड नाउ, वो अब ठीक हो चुका है। तो देखिए ये और ये सेंस में विरोधाभासी है। क्यों? अगर वो ठीक हो गया है तो इसका मतलब अब वो चलने फिरने लगेगा, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन डी सेंटेंस इसका विरोधी है, अपोजिट सेंस दे रहा है कि भाई वो ठीक हो गया है लेकिन इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, सेंस नहीं बन पा रहा। यहां पे कंजंक्शन एंड लगा हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां एंड की जगह बट लगा दें, समझिएगा, एंड की जगह बट लगा दें तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि वो अब ठीक हो गया है लेकिन इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो अगर बट कंजंक्शन लगा होता तो आंसर डी हमारा सही होता, लेकिन चूंकि कंजंक्शन एंड लगा हुआ है इसलिए हम एक जैसी फीलिंग लेंगे और फीलिंग ये करें कि वो अब ठीक हो चुका है, तो ठीक हो चुका है तो उसको चलना चाहिए, और ये डी सेंटेंस कह रहा कि वो नहीं चल पा रहा, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अरे भाई ठीक हो गया तो चलना फिरना चाहिए उसको। अब दो ही ऑप्शन बचा, स्ट्रॉन्ग टू वॉक या स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक। अब इतना वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो चल फिर सकता है। यहाँ पर ज्यादा सटीक ऑप्शन क्या होगा? बी। क्लियर हो गया पॉइंट? सी आंसर नहीं लेंगे क्योंकि एनफ से ज्यादा बेहतर सेंस आएगा, स्ट्रॉन्ग एनफ लेना पड़ेगा। आगे आइए, नीदर जानकी और, नीदर के साथ नॉर आता है, आंसर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जान रहे हैं। पीटर वॉज द लास्ट, पीटर अंतिम व्यक्ति था, टू नो दैट, ये बात जानने का, कि शी हैड बीन चीटिंग ऑफ हिम। क्या लेंगे बताइए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा, इसको पहले समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है चीट समबडी होता है, चीट समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति को धोखा देना, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। यहाँ चीट का मतलब होता है टू ट्रिक, माने धोखा देना। जब किसी को नॉर्मल धोखा देने का सेंस होता है, चीट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, चीट समबडी या समथिंग का यूज करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ये किसी खेल में, किसी एग्जाम में जो आप चीटिंग करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं चीट एट समथिंग। समथिंग का मतलब गेम, एग्जाम, कॉम्पिटिशन। ही चीटिंग एट एग्जामिनेशन, ही चीटिंग एट कॉम्पिटिशन, इस तरीके से यूज करते हैं। चीट ऑन समबडी, ये टेक्निकल वर्ड है, चीट ऑन समबडी फ्रेजल वर्ब है। कहां पे इसको यूज करते हैं? जब हम चीट ऑन समबडी लिखते हैं, इसका मतलब होता है शादीशुदा होने के बावजूद अगर आप अपना संबंध कहीं और रखते हैं तो ये चीट ऑन समबडी हो जाएगा। ठीक है, चीट ऑन समबडी। ये सेंस देता है चीट ऑन समबडी। क्लियर हो गया पॉइंट? है तो यहाँ पर सेंस वही है, पीटर जानता था कि वो उसको धोखा दे रही है, तो चीटिंग ऑन हिम हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बी। क्लियर हो गया पॉइंट? ये कर लेंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिल्म वॉज मेड इन बोत्सवाना, ये फिल्म बोत्सवाना में बनाई गई थी। हुज वाइल्ड लाइफ पार्क इज लार्जर टू दोज इन केन्या, इसका जो वाइल्ड लाइफ पार्क है, लार्जर के साथ टू लगाया गया, गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू नहीं आता है, कुछ ही कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे प्रीफर है, सुपीरियर है, इंफीरियर, उनके साथ टू आता है, नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं। गलत लिखा हुआ है, यहाँ देखिए देन लिखा हुआ है लेकिन पॉजिटिव डिग्री है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ भी देन है, पॉजिटिव डिग्री है इसलिए गलत हो जाएगा। सिर्फ ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री और देन, इस हिसाब से ए आंसर। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज करते हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इडियम्स का क्वेश्चन है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई काम कर सकता है लेकिन विशेषज्ञ किसी का नहीं है, एक्सपर्ट किसी का नहीं है। डी, ए पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स
बट नॉट एक्सपर्ट इन एनी, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 166, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे रखे हुए बॉक्स को खोला, एंड टुक ऑफ ए बुक द मैट्रिया मेडिका, और मैंने एक किताब निकाली बाहर के लिए। टेक इन, टुक आउट, टेक ऑफ और टेक ऑफ, चार अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या ऑप्शन ज़्यादा सही होगा कि भाई मैंने वो खोला और खोलने के बाद जो किताब थी उसको बाहर निकाला, क्या ऑप्शन हो जाएगा? टेक आउट होता है, टेक आउट माने किसी चीज़ को बाहर निकालना, ये आपका आंसर हो जाएगा टेक आउट, यही सटीक ऑप्शन है। अब आप देख रहे होंगे कि फ्रेजल वर्ब पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए फ्रेजल वर्ब को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। मीनिंग अगर कहिए तो मीनिंग मैं लिखवा देता हूँ। टेक इन, अच्छा फ्रेजल वर्ब सिंपल वर्ड है। टेक इन, टेक इन का मतलब टू इंजॉय और एप्रिसिएट, ठीक है। टेक आउट माने बाहर निकालना, ये तो आपका हो ही गया, यही आपका आंसर है। और एक और फ्रेजल वर्ब इसमें आप देखें, टेक ऑफ, कई चीज़ मैंने इसको पहले भी बताया, कई बार सेशन ने पूछा भी है। टेक ऑफ दो अलग अलग सेंस में आप यूज करते हैं। टेक ऑफ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके दो अलग अलग मीनिंग है। किसी प्लेन के लिए प्लेन का उड़ान भरना टेक ऑफ होता है। दूसरा कपड़े, जूते इत्यादि उतारना, इस सेंस में भी हम लोग टेक ऑफ का यूज करते हैं। तो टेक आउट माने बाहर निकाला, ये सेंस दे रहा है, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 167, डू नॉट लेटर अबाउट द स्ट्रीट, गली में इधर उधर मत करिए, क्या होगा ऑप्शन? पहला देखिए लेटर, इसको मैं बता देता हूं पहले, ये दो वर्ड लेट, लेटर माने समय के अर्थ में बाद में, टाइम के सेंस में। लेटर ये भी बाद वाला, लेकिन प्लेस के सेंस में। अब एक वर्ड है लीटर, ये दोनों एडजेक्टिव थे। लीटर की बात करें, वर्ब है लीटर, गंदगी करना। किसी जगह आप गए, आपने कुछ खाया पिया, खाने पीने के बाद वहीं छोड़ करके चले आए, चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं, लिटर हो जाएगा, गंदगी फैलाना या कूड़ा कचरा फैलाना हो गया। अब एक वर्ड इसमें देखिए आपको और कौन सा रह गया है, हाँ सी देखिए लिखा हुआ है, लॉइटर अराउंड। लॉइटर अराउंड यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब है, लॉइटर अराउंड, सेंस देता है हैंग अराउंड का। हैंग अराउंड क्या मतलब निकल के आता है लॉइटर अराउंड या हैंग अराउंड का? आप कहीं गए बिना किसी उद्देश्य के, कहीं खड़े हैं बिना किसी मोहल्ले में, किसी सड़क पे बिना किसी पर्पज के खड़े हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के, तो वो लॉइटर अराउंड या हैंग अराउंड कहलाता है। ठीक है, टू स्टैंड और वेट समवेयर विदाउट नो ऑब्वियस रीजन।
ये हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी, डू नॉट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, गली में इस तरीके से बिना मतलब मत खड़े होइए, मत यहाँ पे किसी का इंतजार करिए। जब आपका कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को आप जानते नहीं हैं, तो ना उससे गली मोहल्ले में मत खड़े होइए, ये सेंस देता है। आगे, द एक्सपीरियंस्ड सर्जन हैंडल्ड द डेलिकेट प्रोसीजर केयर एंड प्रिसिजन। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो जाएगा? सीजन्ड। एमेच्योर इसका अपोजिट है, अनट्रेंड इसका अपोजिट है, अनस्किल्ड इसका अपोजिट है। हमें इसका मीनिंग लेना है, इसका मीनिंग हो जाएगा सीजन्ड माने अनुभवी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन आज के सेगमेंट का। हाँ, विल आई प्रीफर ईटिंग एट होम फ्रॉम ईटिंग आउट। प्रीफर के साथ प्रीफर टू समथिंग होता है, प्रीफर समथिंग टू समथिंग। दूसरा पॉइंट जो है, प्रीफर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस हिसाब से प्रीफर है। आगे जो अगला प्रीपोजिशन होगा वो टू होगा, यहाँ देखिए टू लिखा हुआ है, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस प्रकार से एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 169 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 4 पार्ट में ये वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन, और पार्ट 4 में आज हमने 102 से लेके 169 तक लगभग आप मान के चलिए 68 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं। ये सारे क्वेश्चन 169 क्वेश्चन, इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने शुरू में आपको दिखाया था, अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा उस लिंक को जो टेलीग्राम चैनल का मैंने दिया हुआ है। इस मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में भी दे रहा हूँ, पीपीटी भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। करिएगा जरूर इसको एक बार, इसको करने से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंप्रूवमेंट के। चूंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, इसलिए आगे आने वाले पैटर्न एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। नंबर दूसरी बात, आपको एग्जाम का पैटर्न और ट्रेंड पता चलेगा, जो आगे के जो परीक्षाएं होने वाली उसमें आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ इससे हमें मेन टॉपिक का भी पता चला। वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ब का बेसिक्स कर लीजिए, एक्टिव पैसिव को देख लीजिए, टाइम टेंस को देख लीजिए, वर्ब में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एडजेक्टिव, ये जो पार्ट है इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन इरर हो, इंप्रूवमेंट हो, उसमें पूछे गए हैं। चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे स्टेनोग्राफर का, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, चाहे जो सीएचएसएल प्री में क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने सीपीओ के भी इरर के इंप्रूवमेंट, इरर के क्वेश्चन कराए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। सीएचएसएल के भी मैंने इरर के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, वीडियो पड़े होंगे रिकॉर्डेड। इंप्रूवमेंट को भी मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। ये सारा पीपीटी लेकर के एक बार क्वेश्चन को जल्दी से एग्जाम से पहले सॉल्व कर लेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास कैसा रहा इसको जरूर बताइएगा। इस चैनल को सपोर्ट देने के लिए, अपना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।